आंबेगांव से आगे हैं दिलीप पाटिल एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी के, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं आंबेगांव में। कोथरूडू में आगे चल रहे हैं चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के एक और बड़े नेता, फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको रुझान बताएं। जलगांव ग्रामीण आगे हैं शिवसेना के गुलाबराव पाटिल, असली शिवसेना के गुलाबराव पाटिल वो आगे चल रहे हैं। औरंगाबाद पूर्व में इम्तियाज जलील एआईएमएम के विवादित नेता जिन्होंने मुंबई पर अपने समर्थकों के साथ लगभग चढ़ाई कर दी थी, आगे चल रहे हैं। उदय सामंत रत्नागिरी से आगे चल रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट के। और धनंजय मुंडे, इनकी सीट पड़ली थी एनसीपी के टिकट पर, आगे चल रहे हैं। धनंजय मुंडे भी काफी चर्चित चेहरा। विजय कुमार गावित नंदुरबार से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं नंदुरबार से। इसी के साथ ही संभाजी पाटिल बीजेपी के निलंगा से आगे चल रहे हैं। और अब एक नजर जरा महाराष्ट्र के बाद संजय सिसाट ये भी आगे चल रहे हैं बीजेपी के। लेकिन अब एक ये झारखंड के दिग्गजों के चेहरे जो हैं वो भी सामने आएंगे। चंपई सोरेन सरायकेला से बीजेपी में अभी हाल ही में शामिल हुए, आगे चल रहे हैं। राज सिन्हा धनबाद से बीजेपी के टिकट पर आगे चल रहे हैं। निशत आलम पाकुड़ से कांग्रेस की नेता आगे चल रही हैं। रामेश्वर उरांव लोहरदगा से कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं। और बिरंची नारायण बोकारो से बीजेपी के नेता पीछे चल रहे हैं। ये भी एक अहम सीट बोकारो मानी जा रही थी, लेकिन इस पर पीछे चल रहे हैं। इरफान अंसारी जामताड़ा से कांग्रेस के नेता आगे चल रहे हैं। और भानु प्रताप शाही ये पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ हमने आपको दोनों विधानसभा कैसी फिलहाल दिखाई दे रही हैं महाराष्ट्र की और साथ में झारखंड की, उनकी तस्वीरें कुछ हद तक अब साफ हो गई हैं। लेकिन अशोक, असली बात तो अब शुरू हुई है। बयानबाजी जिस तरह से शुरू हो गई है, उस बयानबाजी में संजय राउत का बयान बड़ा इस वक्त वायरल हो रहा है। मैंने देखा, आपने भी सोशल मीडिया पर डाला कि संजय राउत वो किस तरह से बयानबाजी करने के चक्कर में कहां ले डूबे। एक नेता जिन्होंने उद्धव ठाकरे की राजनीति को चौपट कर दिया, वो एक अगर नेता कोई है जिसमें दम था उद्धव ठाकरे की राजनीति को चौपट करने का, हाँ। तो वो संजय राउत। और अभी भी चौपट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि सारा चुनाव दोबारा होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसका श्रेय पूरी तरह से संजय राउत को जाता है, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन बड़े एक बात इसके अलावा ये भी समझना चाहिए, बीजेपी ने बहुत संगठित रूप से काम किया। बीजेपी के तमाम जो गुट थे और बीजेपी के जो सहयोगी, चाहे इसमें आरएसएस की बात करें, हिंदुत्ववादी तमाम संगठनों की बात करें, महाराष्ट्र में ने जो है बिल्कुल एकजुट होकर काम किया, उसका असर दिख रहा है। लेकिन यह भी देखना होगा कि महाराष्ट्र में दरअसल क्या हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको कुछ और ग्राफिक भी दिखा दें झारखंड की। हम इस वक्त जो है कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। शत्रुघ्न महतो आगे हैं बीजेपी के, आईएनसी के पीछे 6502 का वाघमरा की सीट है। और जमशेदपुर पूर्व की बात करें तो पूर्णिमा साहू बीजेपी की आगे हैं। पीछे हैं डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, 21,000 वोटों से। जमशेदपुर पश्चिम सरयू राय आगे चल रहे हैं, इन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया था। बन्ना गुप्ता आगे, वो पीछे चल रहे हैं। जामताड़ा से इरफान अंसारी कांग्रेस के आगे हैं और सीता सोरेन खुद पीछे चल रही हैं। ये भी अभी हाल ही के दिनों में बीजेपी में शामिल हुई थी। सिल्ली से अमित महतो जेएमएम आगे चल रहे हैं, जबकि सदेश महतो आजसू ये पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा उलटफेर दिख रहा है। ये बड़ा उलटफेर है। बाघमारा से शत्रुघ्न महतो बीजेपी आगे चल रहे हैं और जलेश्वर महतो पीछे चल रहे हैं। तो ये वो दिग्गज हैं जिनकी सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई थी झारखंड की। पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्व आगे चल रही हैं और डॉक्टर अजय कुमार एकमात्र चेहरे कह सकते हैं जो कि उभर कर सामने आए थे झारखंड में, वही पीछे चल रहे हैं। और ये बन्ना गुप्ता सरयू राय जो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। एक और अहेरी में देखिए, अब महाराष्ट्र की बात करें, अहेरी में आगे धर्मराव बाबा भाग्यश्री अतराम से आगे एनसीपी, दोनों एनसीपी आमने सामने थी। एएमएम के इम्तियाज जलील आगे चल रहे हैं बीजेपी के अतुल सावे से 38,448 वोटों से। ये सांसद भी रह चुके हैं। एएमएम के विवादित नेता अजीत दादा पवार वो जीत चुके हैं, करीब 50,000 वोटों से उन्होंने अपने भतीजे को हराया है। संजय निरुपम आगे चल रहे हैं सुनील प्रभु से, जो करीब 806 का यहाँ क्लोज फाइट है। एक बार सीधे जरा चलते हैं, एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं, ये एक थम्पिंग मेजोरिटी से लाना, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज़्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार।
और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का जलवा बरकरार है, बाबा का जलवा बरकरार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है जो बीजेपी इतनी बड़ी जीत वहां हासिल कर रही है। उपचुनाव में 9 सीटें दांव पर लगी थी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। हमारे साथ प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। आज के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? 7-2 अभी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन का भरोसा जीत चुकी है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आम धारणा ये है कि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जन जन को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है और इसीलिए हम प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुंदर की सीट जो माना जाता था मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक बड़ी बढ़त बनाए। कुंदरकी में मैं स्वयं गया था। जिस ढंग से मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने 10,000 की संख्या में जनसभा में प्रतिभाग किया था, उसी दिन ये महसूस हो रहा था कि माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कटहरी में आगे पीछे का खेल चल रहा है, कितना लगता है? अभी मतगणना अंतिम चरण तक आएगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहाँ भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अभी 3,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में 7 सीटें तेजी के साथ जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। महाराष्ट्र में भी भाजपा गठबंधन आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये सब जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है। कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी बड़े दावे कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके वोट हासिल किया था, वो स्फोट हो चुके हैं। लोगों को इन्होंने दिग्भ्रमित किया था कि आपके खाते में 8,000 रुपया महीना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो फार्म भरवाए, गलत बयानी की। अब ये जनता की नज़रों में पूरी तरह से गिर चुके हैं, स्फोट हो चुके हैं। सबसे बड़ी जीत का कारण क्या मानते हैं? कौन सी वो चीज़ है? माननीय मोदी जी का नेतृत्व, गरीब कल्याण योजना है। तो ये थे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से जो प्रदर्शन है, कहीं न कहीं जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसी का असर है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश जहां पर भी बीजेपी के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। मेहमानों का रुख करें, लेकिन अशोक अभी एक ट्वीट हुआ है मिलिंद देवड़ा का और उन्होंने एक बड़ी बात उस ट्वीट में कर दी है जो वायरल हो रही है। द रियल गद्दारी was not in 2019 but in 2019। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जो आरोप लग रहे थे कि 2019 में गद्दारी किसने की, वो उद्धव ठाकरे ने की, 22 में हमने नहीं की। शायद ये नैरेटिव इस बार अब ये चलेगा। रीमा, इन चुनावों में बार बार मैं कह रहा हूं, चुनावों में बहुत सारे चुनाव हो रहे थे। असली गद्दार कौन, इसका चुनाव होना था। असली एनसीपी कौन, उसका चुनाव होना था। असली शिवसेना कौन, उसका चुनाव होना था। बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन, इसका चुनाव होना था। तो इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े सारे उपचुनाव थे और यूपी में भी कई सारे उपचुनाव हो रहे थे, चुनाव के बीच चुनाव हो रहे थे। और गद्दारी से ज्यादा ये कहा गया कि हमसे हमारे पिता को छीन लिया, हमारे बाप को छीन लिया। मतलब उद्धव ठाकरे को आपने ये कहते हुए बार बार सुना होगा। वो कह रहे थे बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे तो मैं हूं, आपने तो हमारे बाप को छीन लिया। तो मतलब ये विरासत जो दिखाई दी। खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, एक बार परिचय हो जाए खास मेहमानों से। अशोक टंडन जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनोज यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता और नेता, हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं। निखिल जैन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। और खासकर बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। लेकिन जरा मनोज यादव जी, बधाई के साथ साथ क्या पेच भी फंस गया है? शिंदे जी ने कह दिया है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वही सीएम बनेगा। देखिए, सभी को बधाई। महाराष्ट्र की जनता को भी कोटि कोटि नमन और झारखंड की जनता को भी कोटि कोटि नमन। रीमा जी, आपकी जुगल जोड़ी की मैं लगातार देखता रहता हूं। ये जुगल जोड़ी भी बहुत धमाल करती रहती है। मैं देखता हूं कि जो सनातन विरोधी है, जो हिंदुत्व के विरोधी है, उनकी भी आप लोग वाट लगाते रहते हैं। आप अपनी जुगल जोड़ी बहुत कामयाब है, मैं देखता हूँ लगातार। ये अशोक श्रीवास्तव और रीमा पराशर जी की जो जुगल जोड़ी है। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, आप देखिए, ये जो जीत है, ये विश्वास की जीत है, ये विकास की जीत है, ये विचारधारा की जीत है और ये विरासत की हार है। जो कहते थे कि हम बाला साहब ठाकरे की विरासत से आते, तो ये महाराष्ट्र की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी, जो हिंदुत्व की विरासत थी,
वो महायुति में है। वो उनको जनादेश देकर के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महायुति को ही वो हिंदुत्व की विरासत वाला समझते हैं, और उसी का परिणाम है कि किस तरह से प्रचंड बहुमत हमें मिला है। और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व है, और वहां पर हमारी डबल इंजन की जो सरकार जो कल्याणकारी काम कर रहे थे, उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है। और ये भी सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी रूपी जो मिसाइल लगातार ये लॉन्च करने का प्रयास करते हैं, वो फ्यूज हो जाती है। और सनातन का जो लोग विरोध करते हैं, जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे थे, लगातार अपमान करने का काम कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वालों की जीत है, बाबा सावरकर जी के पद चिन्हों पर चलने वालों की जीत है, जो लोकतंत्र को बराबर अपमानित करने का काम करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों की हार है, उस इकोसिस्टम की भी हार है। दिखाता है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ मनोज जी, लेकिन झारखंड में क्या हो गया? झारखंड में जो है, आप बिहार से आते हैं और झारखंड में बगल में जो है, वहां बीजेपी जिस तरह से सोच रही थी, वहां घुसपैठियों का मुद्दा नहीं चला, वहां आदिवासियों के रोटी बेटी माटी के जो मुद्दा आप जमीन से उठा कर ला रहे थे, वो मुद्दा ऐसा लगता नहीं चला। जी देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, मैं बिहार में मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है, और वैसे मैं मूलतः मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जी बिहार का प्रभारी होने के नाते जी मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। तो अशोक जी ऐसा है कि जहां तक झारखंड का सवाल है, तो देखिए आप जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, राज्यों में सरकारें, वहां प्रो इनकम्बेंसी रहती है, लगातार हम लोग रिपीट करते हैं। चाहे हरियाणा का मामला देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, अभी आपके सामने महाराष्ट्र है। जहां तक अगर झारखंड का हम विषय देखें, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, ठीक ठाक फाइट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे, जिस तरह से वहां पर लैंड जिहाद चल रहा था, वहां पर करप्शन आकंठ डूबे होते करप्शन में, तो ठीक है, अलग विषय है कि इतनी सीटें हमारी आई है, लेकिन उसका भी हम मंथन करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है या सीखती है, हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते। मैं राशिद अलवी जी के साथ अभी बैठा हुआ था, और राशिद अलवी जी की मानसिक दिवालियापन मैंने देखा, और कहीं नहीं, ये लोग तो जहां चाहते हैं वहां जिता देते हैं, जहां चाहते हैं वहां हरवा देते हैं। तो ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ रहे थे, वो निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश का भी सम्मान करती है जो झारखंड की जनता ने हमें दिया है, उनको भी हम बधाई देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो महाराष्ट्र की जनता ने हमें जनादेश दिया, उसका भी निखिल जैन, आपने मानसिक दिवालियापन ये शब्द का इस्तेमाल किया। निखिल जैन, आपका रुख करेंगे जरा। ये मानसिक दिवालियापन, आज इतना बड़ा दिन है महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश भर के लिए, इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है, और मैं देख रही हूँ कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल, वो दिखा रहे हैं कि युवाओं का साथ निभा रही है तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री, तेलंगाना में महिलाएं, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बना दिया। ये किस तरह के, मतलब चल क्या रहा है? इसको कहते हैं कि रणनीति, जो हमारी शो में लगातार डिबेट हो रही है, क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? फेल करते हैं। रीमा जी, आप क्या चाहती हैं? कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखे कि हमारे इलेक्शन हार गए महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है, जो वो अच्छा कर रहे हैं तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में, वो उसका प्रचार कर रहे हैं। इलेक्शन अब खत्म, इलेक्शन के परिणाम मोटे तौर पे आ चुके हैं, अब आगे जनता के लिए काम करना है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन लेकिन एक चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर हम झारखंड और महाराष्ट्र के परिणाम देखें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है वो ये है कि आज की तारीख में वोटर बहुत ट्रांजैक्शनल है। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो झारखंड में, या लाडकी बहना योजना हो महाराष्ट्र में, उससे पहले लाडली बहन योजना थी मध्य प्रदेश में। वोटर्स वांट कैश इन देयर हैंड्स। जिस चीज को मोदी जी, बीजेपी रेवड़ियां कह रही थी, मुफ्त की रेवड़ियां कह रही थी, गंदी आदतें कह रही थी, आज बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत का सबसे बड़ा कारण वही है। और ये बीजेपी की तरफ से ये तथ्य दिया जा रहा है, या ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी की बहुत जीत है, नरेंद्र मोदी का रिसर्जेंस है। बट अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत घटिया रहा, और उसके बाद लेकिन जब इन्हीं राज्यों में कुछ ही महीनों बाद जब राज्य के चुनाव होते हैं, जहां पे राज्य के नेताओं को आगे रख के, एकनाथ शिंदे को या फिर मनोहर लाल खट्टर को या फिर नायब सिंह सैनी को, इनको आगे रख के जब चुनाव करे जाते हैं, तो भाजपा जीतती है। इसका सीधे तौर पे एक मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही जो बीजेपी के नेता यहाँ पर बताना चाहेंगे। उनके स्टेट लीडर्स आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर। ओके, मनोज रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, हालांकि मैं अशोक जी के पास भी जाना चाहूँ, जल्दी से मनोज रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। आपकी एक बात समझ में आती है कि भाई ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां लोगों को वोटर्स को हाथ में है, मैं आ रहा हूं मनोज, वोटर्स के हाथ में पैसा जा रहा है, क्या उसका इंपैक्ट है? अगर दोनों स्टेट में झारखंड और उसको देखें, क्या उसमें से एक संदेश निकल सकता है? लेकिन जो आप कह रहे हैं लीडर्स का, मनोज रिस्पॉन्ड कीजिए। 89वां चुनाव है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे हैं कांग्रेस पार्टी। 89। अशोक जी, रीमा जी,
रीमा जी, ऐसा है कि ये जब 99 इनकी सीटें आई थी तो ये इतनी छाती चौड़ी करके घूम रहे थे, ये बताते थे कि मोदी जी का तो जादू खत्म हो गया, मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है, देश की जनता ने उनको नकार दिया, हमने 99 सीटें आ गई हमारी। तब उस समय ईवीएम भी ठीक था, निर्वाचन आयोग भी ठीक था। और आज ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी फेल नहीं हुए हैं, वो रिफ्यूज मिसाइल नहीं है, डिफ्यूज मिसाइल नहीं है, वो क्रैश नहीं हुई है उनकी मिसाइल। तो अद्भुत है, ये लोग तय कर ले कि करना क्या। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने लोकतंत्र का लगातार अपमान किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं और लगातार ये सनातन का अपमान करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया, लगातार आप देख रहे हैं शिवाजी महाराज का इन्होंने अपमान किया और सावरकर जी का अपमान किया। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का काम, लोकतंत्र को गाली देने का काम उसी का नतीजा है कि महायुति सरकार प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और अभी सुनिए, मुझे लगता है सुनिए, एक मिनट, और जहां तक मुख्यमंत्री कैसे बनाने जा रहे हैं पहले ये बताइए। आप दोनों को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा? एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या कोई और? मुख्यमंत्री को बता देता हूं। निखिल जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, मैं अशोक जी को ले आऊं क्योंकि एक जो बिंदु है उस पर जरूर चर्चा करें। ये तो चुनावी मुद्दे थे, किसने शिवाजी का अपमान किया, क्या नहीं किया, वो तो जनता ने अब फैसला दे दिया। लेकिन अशोक जी, दो चीजें, क्योंकि अच्छी बात ये रही कम से कम निखिल जैन ने ये नहीं कहा कि ईवीएम पे ठीकरा नहीं। मनोज, जिसके लिए आपको उनका साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम राशिद अल्वी की तरह ईवीएम का ठीकरा नहीं फोड़ा, संजय राउत की तरह जो है ईवीएम में ठीकरा नहीं फोड़ा। उन्होंने एक बात कही, उस पर जो है अशोक जी दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्या लाडकी बहना योजना और मैया सम्मान, क्या ये चीजें जो लोगों के हाथ में कैश जा रहा है, क्या इसका इंपैक्ट है? ये एक बड़ा फैक्टर बन रहा है चुनाव में। नहीं, मुझे नहीं लगता ये ही केवल ऐसा फैक्टर है। देखिए, संगठनात्मक जो ज़मीन पर संगठन है पार्टियों का, वो एक बहुत मायने रखता है। अब जैसे अभी महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम सीट आई थी, जिसके चलते केंद्र में उनका बहुमत नहीं बन पाया था, तो उसके बाद से जो सबक सीखा वहाँ की महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी ने, और ये पूरी जो अलायंस है शिवसेना शिंदे के साथ, इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमको महाराष्ट्र किसी तरह से भी जीतना है। और उसमें फिर सब लोगों ने मिलकर जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस समय ज़्यादा सीटों पर लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने शिंदे गुट को बहुत सीट दी, अजित पवार गुट के लिए बहुत सीट छोड़ी और स्वयं 150 सीट भी नहीं लड़ी। तो इसके चलते आप देखेंगे जो मिलकर एक अलायंस ने काम किया, और उसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार काम किया, जिसकी चर्चा पहली बार मीडिया में हो रही है, और वो सब जब मिलकर हुआ तो आप देखिए कि स्ट्राइक रेट तीनों का बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये भी वहाँ पर अफवाह चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ तो केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम कर रहा है और वो शिंदे गुट और अजित पवार गुट को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए शिंदे का भी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, अजित पवार गुट का है। तो एकजुटता जो है वो बहुत आवश्यक थी, मिलकर चुनाव लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी केवल भाजपा के लोगों के लिए काम नहीं किया। आप देखिए प्रधानमंत्री की जो रैली हुई या अमित शाह, सब लोग जो लगे पूरे अलायंस के लिए लड़ रहे थे। तो ये एकजुटता भी बहुत आवश्यक थी, जो अगाड़ी में हमें देखने को नहीं मिली। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। 3 बजे दोनों डिप्टी सीएम और फडणवीस मीडिया को संबोधित करेंगे और 3:30 बजे बीजेपी मुख्यालय नरीमन पॉइंट जो कि मुंबई में है, वहां पर फडणवीस खुद जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जीत का बिगुल एक तरीके से जो फूंक चुका है वही उसको बजने के लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनको जो है उनका शुक्रिया करना बड़ा जरूरी है। लेकिन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। लेकिन एक संकेत तो साफ ही है ना, कार्यकर्ताओं का साथ कहाँ जा रहा है मनोज जी? नहीं बिल्कुल। एक मिनट रीमा मनोज जी पहले क्योंकि महाराष्ट्र की एक बात चली। मनोज जी एक मिनट रुकिएगा, मुझे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के पास जाना है, क्योंकि जो बात अशोक जी ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि संगठन बना के काम किया। क्या ब्रिजमोहन जी आपको भी लगता है कि जिस तरह से तीनों गठबंधन, हालांकि बीच में कुछ बात चीजें आई थी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पर अजीत दादा पवार का बयान आया, लोगों को लगा कि इस गठबंधन में भी कुछ खटपट है क्या, लेकिन नतीजे ऐसे दिखा रहे हैं, रुझान ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत टैक्टिकली जो अंदर तक जो है वो इस गठबंधन ने मिलकर काम किया। चुनाव के परिणाम से ये बात तो ये संदेश तो गया था कि यहाँ हम उतना अच्छा परिणाम नहीं ला पाए थे जिसकी की अपेक्षा हम सब लोग करते थे। लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने हम लोगों को एक सबक भी दिया। उस सबक ये था, हम लोगों ने इस बात का, हमारे नेताओं ने और हम सब लोगों ने बैठकर इसका विश्लेषण किया
तीनों महायुति के गठबंधनों के से पार्टियों ने कि आखिर हमारे कार्यकर्ता नीचे इस मौके पे काम क्यों नहीं कर पाए, और उस बात को ध्यान में रख के हमारे तीनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समागम किए थे, जहां पर कि तीनों पार्टियों के नेता, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता आते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, क्योंकि हम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि अगर तीनों पार्टी के ग्रास रूट लेवल के वर्कर में यदि संवादहीनता रहेगी तो हमको वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। और इसका इतना सकारात्मक परिणाम सामने आ गया है। हमारे तीनों पार्टियों के जो नीचे के कार्यकर्ता थे, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने एकजुट होकर ये संकल्प लिया था कि इस चुनाव में हम अपनी पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, महायुति का प्रदर्शन करेंगे। किसी ने भी किसी एक पार्टी को सामने नहीं रखा था। मैं खुद यहाँ पे वहां पे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए मुंबई देवी से, लेकिन वहां मैं खुद गया था। वहां साइना एनसीपी के प्रोग्राम में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे थे। तो ये इससे पता लगता है कि जो प्रोग्राम हमारे नेताओं ने यहाँ पे चलाया एक दूसरे के साथ काम करने का, उसका ये परिणाम आया। ब्रिजमोहन जी, क्या असली नकली का फैसला महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया? अशोक जी, आपके चैनल पे तो आपने हमेशा हम लोग को असली बताया, और चूंकि चुनाव आयोग ने तो हम लोगों को कहा ही था कि हम जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल है, वही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। चुनाव आयोग की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आ ही गया था। ब्रिजमोहन जी आपके पास आएंगे, लेकिन शैलेंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ में प्रेम शुक्ला जी भी हैं। शैलेंद्र, पहले तो मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोहाना की जलेबियों की बात हो रही है। अब जलेबी अभी बंटनी शुरू हुई है या अभी भी इंतजार किया जा रहा है? जलेबी सुबह बनी थी तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन जब बंटने की बारी आई तो लड्डू बंट रहे हैं, और लड्डू कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे को खिला रहे हैं। प्रेम शंकर शुक्ला जी भी अभी थोड़ी देर पहले लड्डू आपने खाया है, जीत का लड्डू है। लगता है कि जो सोचा था उससे भी बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली। आप भी रहे वहाँ कई 2-2 महीने लगातार चुनाव। हाँ, निश्चित तौर पर जनता ने जो है वो झोली भर कर दी, छप्पर फाड़ के दिया है, और छप्पर फाड़ के जो जीत मिली है तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो जीत के लड्डू खाए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के मुंह मीठे कराए हैं। एक आप देखें आंकड़े जो आ रहे हैं, अब तक की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है बीजेपी की, यानी आपका हर 10 में से 9 उम्मीदवार जीतता नजर आ रहा है चुनाव, करीब 9। तो क्या आपने इतनी उम्मीद की थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से परिश्रम करे तो नेतृत्व ने जिस तरह से वहां विकास कार्यों को अंजाम दिया था, तो ये तो था कि भारतीय जनता पार्टी को जीत प्रचंड मिलेगी। सीटों की संख्या को लेकर एग्जैक्ट अनुमान लगाना जो है वो अतिशयोक्ति होगी। 2 आंकड़े और दिख रहे हैं। अजित पवार आपके साथ है। शरद पवार को अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कहे तो उनकी पार्टी या उनको इन चुनाव में दिखाई दे रहा है, और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा संकेत भी आप देखें जो चुनावी नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब ये सवाल ये भी है कि जब आप सबसे बड़े दल, जो महायुति के जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी है, तो क्या फिर बीजेपी की सीएम की वापसी फिर से होगी? क्योंकि सब यही सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप कहेंगे सब मिलकर तय करेंगे, फिर भी आप बताएं जरा। ये भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे राज्य का नेतृत्व और गठबंधन के साथी हैं, सबसे मिलकर विमर्श करके मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तय होगा। जहां तक बात है कि किस असली शिवसेना कौन सी, तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी को छोड़कर जब वो औरंगजेब के जो है आशिक बन गए और उनकी कब्र पर फातिया पढ़ने वालों के साथ वो जो है कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गए, तो स्वाभाविक तौर पर छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र ने, हिंदुई स्वराज के संस्थापक के महाराष्ट्र ने उनको इनकार कर दिया। आप कह कि चुनाव ने तय कर दिया कि असली शिवसेना एकदम तय कर दिया। जो निर्वाचन आयोग का निर्णय था, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय था, वो कितना उपयुक्त था, आज उस पर जनता ने मुहर लगा दी। एक फैक्टर कह रहे हैं कि जो आपने महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने की बात कही, वो आधी आबादी एक बड़ा फैक्टर, क्या आप मानते हैं कि वो बहुत बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ? आबादी का कल्याण किया ना, महाराष्ट्र की किसान का कल्याण हुआ, युवा का कल्याण हुआ, वहाँ जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने कारण मुंबई जैसे शहरों का कल्याण। शैलेंद्र, प्रेम जी से एक सवाल पूछिए। में सकारात्मक परिवर्तन करने का यह परिणाम है, और स्वाभाविक तौर पर नारी शक्ति हमारे साथ रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? शैलेंद्र, प्रेम जी से एक सवाल पूछिए कि भाई संजय राउत कह रहे हैं कि वो इस चुनाव नतीजों को नहीं मानते, बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे उस पर प्रेम जी? बिल्कुल उसी सवाल पे आ रहा था कि संजय राउत जैसे ही रुझान आया
तैसे वो कह रहे हैं कि ये जनमत का नतीजा नहीं हो सकता, ईवीएम पे सवाल उठाने लगे। इतनी बौखलाहट क्यों दिखाई दे रही है? वैसे रुझान आया, वैसे गिरदाली चालू हो गई। अच्छा, उनके पास रोने के अलावा क्या विकल्प है? क्या श्रीमान संजय राउत कह सकते हैं कि ये उद्धव ठाकरे की जो है वो विचारों से भागने के कारण, विचारों से पलायन करने का परिणाम है? क्या संजय राउत कह सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरुद्धावली लगाना छोड़ने के कारण ये हार हो गई? क्या संजय राउत कह सकते हैं कि शिवसेना को सोनिया सेना बनाने का ये दुष्परिणाम है? तो कहेंगे क्या वो? एक सवाल मैं फिर से पूछूंगा। तमाम बधाई मिल रही है देवेंद्र फडणवीस को, फोन जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के फोन गए हैं, तो क्या इशारा, चूंकि ये बहुत चर्चा होती है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फिर से, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अगर अपने दिल की बात आप कहें? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन यह निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी पार्टी और हमारे जो गठबंधन के साथी दल है वो मिलकर लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा महायुति में, चूंकि ये बात बहुत संकेत दे दिए गए थे चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही निर्णय लेगा ना। देखिए अशोक, ये इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं और साफ तौर पर कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि संसदीय बोर्ड को तय करना है, महायुति के साथ मिल बैठकर बातचीत होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं आप भी समझ रहे हैं महाराष्ट्र से। नहीं चैलेंज, देखिए वो प्रेम जी महाराष्ट्र के नेता है, प्रेम जी महाराष्ट्र के नेता है, महाराष्ट्र का हर नेता चाहता है कि भाई उनका मुख्यमंत्री, लेकिन जाहिर सी बात है ये बीजेपी में अभी तय होगा, ये हम सब जानते हैं बीजेपी में कैसे चीजें तय होती है। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शुक्रिया प्रेम जी का और आपका, बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आइएगा। निखिल जैन आप कुछ कहना चाहते हैं ब्रेक के बाद? ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है, ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है, ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है, अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं। तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती, शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। पीएम आवास, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। इस वक्त आप झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे देख रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं, स्क्रीन पर देखते रहिए। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या तस्वीर है हम आपको बता रहे हैं। तमाम हम अपने मेहमानों से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी अपने गठबंधन के साथ पूरी तरह से बहुमत में, सरकार में 1/3 बहुमत से, झारखंड में जो है JMM और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इन सब पे हम बात कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े रीमा। हाँ बिल्कुल, और मनोज यादव जी बने हुए हैं हमारे साथ में, एक बार जरा उनका रुख करेंगे। निखिल क्या कहना चाह रहे हैं? निखिल बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पहले निखिल आप ही बोल लीजिए, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाती हूँ। निखिल जैन।
बहुत धन्यवाद। निखिल हमारे निखिल जैन से मतलब नहीं था। बहुत शुक्रिया अशोक जी, रीमा जी, दर्शकों को भी का भी बहुत स्वागत। मैं निखिल सिंह यहाँ से। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर अलग अलग गठबंधन जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जीत बड़ी है। फिलहाल झारखंड की बात करते हैं। बीजेपी 27 सीटों के साथ आजसू 1 सीट पर आगे चल रही है और जेएमएम बड़ी जीत की ओर 30 सीटों के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 14, ये आरजेडी 4 और अदर्स 5, ये 81 सीटों के जो रुझान और नतीजे मिला करके हैं। तो यहां की तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जेएमएम और कांग्रेस कम से कम जो मैजिक नंबर है उसको पार करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो झारखंड की ये जो तस्वीर है फिलहाल अभी इसमें बहुत कुछ ऐड ऑन होना बाकी है ऐसा लगता है। और अगर हम इसके साथ ही साथ जो वहां का जो पूरा फिगर है एनडीए वर्सेस इंडिया, अगर उसकी बात करें तो 30 सीटों पर एनडीए जो है वो आजसू और बीजेपी मिलाकर 30 सीटों पर आगे है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है इंडिया वो 50 सीटों पर, 81 में से 50 सीटों पर वो आगे है, बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी मजबूत बढ़त यहां पर इंडिया गठबंधन झारखंड में बनाते हुए नजर आ रहा है। यहां पर जरूर एनडीए को फिलहाल वो लगातार यहां पर उनको उम्मीद है कि अभी आंकड़े बदलेंगे, कितने बदलेंगे ये देखने की बात होती है। एनडीए 30 और इंडिया जो है वो 50। बीजेपी 27 सीटें उसको मिली है झारखंड में, आजसू को 1 सीट, जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट और एलजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर 30 सीटों के साथ वो अभी फिलहाल ट्रेल कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में 50 सीटों के साथ में वो आगे फिलहाल दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30, कांग्रेस 14, आरजेडी 4 और सीपीआई को मिले हैं 2 सीटें यहां पर। तो कुल मिलाकर अभी 50 सीटों के साथ एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में इंडिया गठबंधन। ये झारखंड के नतीजों की बात करें। अब हम अगर महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं वो बीजेपी और एनडीए को उत्साहित करने वाले हैं। वहां पर रुझान और नतीजों की बात करें 288 सीटों की तो बीजेपी 124 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे गुट 56 सीटों पर आगे चल रही है, एनसीपी अजित पवार गुट 39 सीटों पर आगे चल रही है। और इसी के साथ अगर हम इसका बाइफरकेट करें इंडिया गठबंधन की ओर तो कांग्रेस 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे 18, एनसीपी शरद पवार 12 और अदर्स 17। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ का जो लीड है वो बीजेपी और उसके समर्थकों ने, शिवसेना के गुट ने, शिंदे गुट ने मिलकर के किस तरह से वहाँ पर लीड बनाई है और ये एक सब्सटैंशियल लीड, एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम अलग अलग इनको एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें, दोनों गठबंधनों की बात करें, महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दोनों आमने सामने थे और ये 223 पर महायुति ये एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ 288 में 223 ये महायुति की कुल मिलाकर सीटें आई हैं, जबकि उसके सामने खड़ी जो महाविकास आघाड़ी है वो महज 57 सीटों के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बन चुका है और जिसको कहते हैं कि एक शानदार और बहुत बड़ी जीत की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। महायुति 223, महाविकास आघाड़ी 57। अब अगर हम इसको बाइफरकेट करें, बीजेपी 124, शिवसेना शिंदे 56, एनसीपी 39 और अदर्स, इसके साथ ही साथ आरएसजेपी ये है, इनकी जो सीटें हैं वो एक जो छोटी पार्टी जो दल है वो भी साथ में जुड़े हुए थे, उनकी साथ की अगर बात करें तो ये इतनी सीटों के साथ में ये आगे है। कुल मिलाकर 223 सीटें, तो 223 सीटों का 288 में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत है। अब अगर हम इंडिया गठबंधन की भी बात करेंगे, महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे जो कि 57 सीटों पर फिलहाल वो आगे है। कांग्रेस 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट 18, एनसीपी शरद पवार का गुट 12 और समाजवादी पार्टी 1, सीपीआईएम 2, पीडब्ल्यूपीआई 1, सीपीआई 0। तो ये जो परफॉर्मेंस है दोनों ही तरफ का वो साफ संकेत दे रहा है कि किस तरह की लड़ाई थी और वहां पर जो जनता का जो जनादेश था किस तरह से एक तरफा था, क्योंकि 223 वर्सेस 57 ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहां पर किस तरह से मैंडेट जनता ने दिया है, एक तरफा वोटिंग की गई है।
और अगर उपचुनावों की बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी 6 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 2 पर आगे चल रही है और आरएलडी जो कि सहयोगी दल है वो 1 पर आगे चल रही है। यानी कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी उसके साथ में 0 सीटों पर है। इस बीजेपी कहीं भी वो बढ़त बनाने में भी कामयाब नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर एक तरफा अगर देखा जाए तो फैसले पश्चिम बंगाल में भी रुझान और जीत की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां की जो 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, 7 में से कांग्रेस 1 और बीएपी भारत आदिवासी पार्टी ये 2 सीटों पर, ये जो एरिया है वहां पर कहा जा रहा है इनका बीएपी का अच्छा आधार है और 2 सीटों पर बीएपी ने भी वहां पर बढ़त बनाई है। तो बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट अगर हम इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात करें। पंजाब में कांग्रेस 1 सीट पर जीत चुकी है, ऐसा है उपचुनाव में, और जबकि आम आदमी पार्टी 3 जगहों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। इसी के साथ पंजाब के बाद असम की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, असम गण परिषद 1 सीट पर आगे है और यूपीपीएल 1 सीट पर आगे है। बिहार में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, आरजेडी कहीं नहीं, और हम 1 सीट पर, सीपीएम 0, जेडीयू 1। तो यहां पर भी जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनावों की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी 0, कांग्रेस 3, जेडीएस 0। यहां पर कांग्रेस स्वीप करती हुई नजर आ रही है, सभी 3 सीटों पर आगे चल रही है। यह कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक में सत्ताधारी दल कांग्रेस आगे दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी 1, कांग्रेस 1, दोनों जगहों पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 1 सीट पर दोनों जगहों पर आगे है। शुक्रिया निखिल, और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस अपडेट के लिए। जी शुक्रिया निखिल, आपने इतनी जानकारी दी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं। अजीत पवार की तरफ से अभी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलाबी रंग महाराष्ट्र में जीत गया और उनके हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता है वो भी गुलाबी रंग का है, घड़ी का कलर जो है वो भी गुलाबी। रीमा एक बड़ी खबर दे दूं। स्वरा भास्कर के जो पति है वो पीछे चल रहे हैं और जैसे ही वो पीछे चल रहे हैं वैसे ही ईवीएम का 99% बैटरी वाला फॉर्मूला जो है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में फेल हो गया है। तो फिल्मों में भी फेल हो चुकी अभिनेत्री स्वरा भास्कर जो है वो ट्वीट भी बहुत वायरल हो रहा है। कल रात का, आपसे 13 घंटे पहले का, कन्हैया कुमार को वो शुक्रिया अदा कर रही है कि आप आए हमारी कंस्टिट्यूएंसी में और आपने आकर हमारे लिए कैंपेन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मेहमानों का फिर से रुख कर लेते हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीरें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उनके घर से आ रही है, कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचे हैं। गुलाल, एक तरीके से होली, दिवाली सब कुछ आज महाराष्ट्र में मनाई जा रही है। एकनाथ शिंदे उनके घर पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तिलक लगाया गया है और खासकर जीत का जश्न ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ एकनाथ शिंदे के घर पर ये कार्यकर्ताओं का जमघट लगना अब शुरू हो चुका है। तो एक बड़ा मैंडेट कहेंगे कि एकनाथ शिंदे के लिए भी ये वर्चस्व की लड़ाई थी और ये भी लड़ाई थी ये दिखाने की कि वाकई में शिवसेना असली कौन सी है जिसको कि जनता चुन रही है। और जनता ने ये बता दिया कि हाँ, असली शिवसेना विचारधारा की होती है, ना कि पिता और पुत्र की। एक तरीके से विरासत को विराम लगा है और विचारधारा को जनता ने पूरी तरह से चुन लिया है। ये सीधी तस्वीरें एकनाथ शिंदे के निवास से, जहां पर कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी 126 सीटों पर, और भगवा की बात चल रही है, गुलाबी की भी बात चल रही है। शायद भगवा गुलाबी दोनों का मिक्स है जो इतनी बड़ी जीत दे रहा है। इन सब पे चर्चा जारी है। निखिल जैन जल्दी से कुल मिलाकर कुछ लोग अभी भी कांग्रेस की तरफ से जो हार रहे हैं वो ईवीएम का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। और तहसीन पूनावाला उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ट्वीट करा, कांग्रेस के समर्थक हैं, सोनिया जो प्रियंका जी के जो है वो रिश्ते में आते हैं। हाँ। उन्होंने साफ तौर पर बोला ये सब लाने से नहीं चलेगा, अपनी चीजों पर गौर करना पड़ेगा, कहां चूक हुई है। तो अशोक जी, जो मैं बात पहले कहना चाह रहा था कि जब हम एनसीपी की बात कर रहे थे कि आज असली एनसीपी का निर्णय आ चुका है, लोकसभा में निर्णय बिल्कुल उल्टा आया था। और आज भी कुछ निर्णय में एक सबसे ज्यादा जरूरी जो देखने वाली चीज है कि एनसीपी शरद पवार को 11.62% वोट शेयर मिला है और एनसीपी अजीत पवार को 10.34%। तो आज भी
महाराष्ट्र के ज्यादा लोगों ने शरद पवार वाली एनसीपी को असली एनसीपी माना है, अजीत पवार वाली एनसीपी को नहीं। हाँ, उनकी सीटें ज्यादा है और यही सीटों के खेल के चलते इलेक्शन कमीशन से उन्हें घड़ी का सिंबल मिला। अजीत जी को, शिंदे जी को भी सीटों के खेल के चलते सिंबल मिला। ऐसा ये कहना कि आज सुपड़ा साफ हो गया उद्धव ठाकरे का या शरद पवार का, वो बिल्कुल गलत होगा। उद्धव ठाकरे तो हो ही गया ना, उद्धव ठाकरे को तो हो ही गया। क्या बचता है उद्धव ठाकरे जी के पास? मैं बता देता हूं क्या बचता है। 10.5% वोट शेयर और शिंदे सेना के पास 12.5% वोट शेयर। लेकिन उद्धव ठाकरे की सीटें भी ज्यादा है, वोट शेयर भी ज्यादा है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर इस चुनाव में लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अगर आप वोट प्रतिशत से, मोदी जी ने भी, अगर आप मोदी जी ने भी कहा था कि अगर 50 दिन में डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ गलत निकल गया तो मुझे चौराहे पे खड़ा बोल कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आप पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने मान लिया है कि उद्धव ठाकरे ने संन्यास ले लिया है। लेकिन बृजमोहन जी, जो बात यहाँ पर निखिल जैन कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम अंतर ही आप दोनों का रहा, लेकिन सीटें जाहिर तौर पर अजीत जी के पास ज्यादा आई, तो ये जो अंतर की बात हो रही है एनालिसिस में, तो ये भी बात सामने आएगी। देखिए, बात सच है क्योंकि ये तो आंकड़ा है, इस आंकड़े को तो कोई नकार नहीं सकता। मुद्दा यह है कि विधायक किसके ज्यादा जीते, जिस पार्टी के ज्यादा विधायक है, क्योंकि विधायकों के आधार पर तो तय होगा कि प्रदेश में शासन कौन करेगा। अगर उस ढंग से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन्हीं को लोगों ने स्वीकार किया है। और ये जो उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, आदरणीय शरद पवार साहब की जो एनसीपी है, उसको लोगों ने नकारा है। अब इसको चाहे कैसे भी देखें, हकीकत यही है कि हम लोगों के विधायक ज्यादा जीते हैं। और ये स्पष्ट संदेश है महाराष्ट्र की जनता का कि इन लोगों पे, इन पार्टियों पे लोगों का विश्वास है। लोग ये मानते हैं कि यही वो पार्टियां हैं या इसी पार्टी के विधायक हैं जो बेहतर तरीके से महाराष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का एक सवाल बृजमोहन जी, एक ट्वीट चल रहा है कि असली चाणक्य तो अमित शाह ही निकले हैं। शरद पवार को चाणक्य कहा जाता था, लेकिन चाणक्य पीछे रह गए वो वाले। देखिए, ये बात तो स्वीकार करना होगी। इलेक्शन कमीशन नहीं है ना। इस पूरे चुनाव को जिस ढंग से आदरणीय अमित शाह साहब ने नेतृत्व दिया था, जिस प्रकार से लगातार वो संपर्क में थे, और जितना उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया पिछले 6 महीने में, तो निश्चित रूप से इसके क्रेडिट हम सब लोग आदरणीय अमित शाह साहब को देंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा है। और यही वो लोग थे जिनकी उपलब्धियों की बात हम लोगों ने जनता के बीच में की। और इन्हीं लोगों के भरोसे हमने महाराष्ट्र की जनता से ये वायदा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल तक हम इतनी मेहनत करेंगे जिससे महाराष्ट्र भारत के सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक राज्य बने। इन्हीं लोगों के भरोसे हम लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से लेकिन निखिल जी को मेरा एक सुझाव है। निखिल जी, आप ये, और मैं टीवी के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी सुझाव पहुंचा रहा हूं, आप शरद पवार जी को और दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे जी को, ये उनको रिक्वेस्ट पहुंचा सकते हैं कि वो सुप्रिया श्रीनेत जी की तरह अपने वॉर रूम में जाएं और ऐसे हाथ हिलाते हुए एक वीडियो बनाएं और उसको मॉरल विक्ट्री तो दिखाई सकते हैं कि मॉरल विक्ट्री हमारी हो गई, 11% हमने ले लिया, चुनाव में हार गए तो क्या हुआ, कई बार मॉरल विक्ट्री से भी काम चल जाता है। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि सुप्रिया श्रीनेत ने अभी जो बयान दिया वो काफी चौंकाने वाला है। आज उन्होंने स्वीकारा है कि महाराष्ट्र में जो हुआ, मतलब संजय राउत कह रहे हैं दोबारा चुनाव हो, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि शायद हम वो एक्सपेक्टेशंस लोगों की पूरी नहीं कर पाए जो वो चाह रहे थे। तो मतलब हमें इस बारे में सोचना होगा। मतलब संजय राउत का फैक्ट चेक जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने कर दिया। इस बार आज उन्होंने कर दिया। अजीत द्विवेदी के पास चलते हैं, सीधा झारखंड में मौजूद है हमारे साथ, और झारखंड को लेकर जो हमारे रुझान आ रहे हैं। अजीत द्विवेदी, अगर झारखंड की एक बड़ी तस्वीरें कहें, अभी तो सीधे तौर पर लग रहा है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग बहुत आगे चल रहे हैं सरकार बनाने। क्या इसका एक बड़ा फैक्टर जो है, एक तो आजसू का प्रदर्शन बहुत खराब है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी, दूसरा टाइगर महतो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने जो सेंध लगाई है, जिस तरह से टाइगर महतो एक नई पार्टी के रूप में घुसे थे, उन्होंने आजसू के वोट बैंक में, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई, वो एक बड़ा फैक्टर हो रहा है इस, ये जो परिणाम हमको दिख रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मैं इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस में हूं। यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुट गए हैं, नेता यहाँ पर जुट गए हैं और सेलिब्रेशन के हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं यहाँ पर। और लगातार जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं खासे उत्साहित हैं यहाँ पर और बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि अब बिल्कुल सरकार जो है फिर से जो है वो बनने वाली है, हेमंत सरकार फिर से बनने वाली है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची ऑफिस से कि यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और ये जारी है। जो है यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं तो इस तरीके से नतीजे आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी उम्मीद तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नहीं रही होगी या जो इंडिया अलायंस है उसको भी नहीं रही होगी। और बिल्कुल ये जो वोटों का स्विंग हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। और जो सहयोगी दल रहे हैं एनडीए के उनमें कहीं ना कहीं एक उन्होंने अपना यूज किया है। तो उससे एक समस्या हुई है बीजेपी को कि जो है कि अब जो बहुमत जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तस्वीर जो है थोड़ी धुंधली है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे तस्वीर साफ होती जाएगी। हालांकि बीजेपी ने कोल्हान में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले बार की अपेक्षा। पिछली बार उसे 14 में से एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार उसे लग रहा है कि 5 से 6 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम संथाल परगना की बात की जाए तो वो जो एरिया है वहाँ पर भी बीजेपी को बेहतर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सहयोगी थे कहीं ना कहीं उन्होंने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा वो उनको करना चाहिए था, जितनी उम्मीद थी बीजेपी को। तो शायद यही फैक्टर साबित होगा इस बार चुनाव में कि जो है वो बीजेपी उस तरीके से परफॉर्म जो है एनडीए यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। और जिस कारण से जो है इस समय जो इंडियन अलायंस है या गठबंधन है वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और उसका उत्साह भी जो है वो शुरू हो गया, जश्न जो है शुरू हो गया। और इस समय रांची में जो है जेएमएम के ऑफिस में साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है जो नेता है जेएमएम के वो पहुँचने लगे हैं यहाँ पर। और जश्न की तस्वीरें जो है आपको सीधे हम दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, इसी तरह से जश्न तो जाहिर तौर पर जहां कहीं खुशी होती है कहीं गम होता है। जैसे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में गम दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप जेएमएम का दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ अब कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा परिचय उनका भी करा लेते हैं। धनंजय गिरी जी बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए बीजेपी मुख्यालय से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही हमारे साथ विनय कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन धनंजय गिरी जी, अभी अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने सबसे पहले जो विजय का ध्वज के साथ में ट्वीट किया है उसमें एक ही बात लिखी है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये नारा बीजेपी का आगे के लिए फिक्स हो गया है, एक है तो सेफ है। रीमा जी, तो जनरल बातें हैं कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्लास 1 से पढ़ाया जाता है। इसमें जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की कोई बात ही नहीं है। राष्ट्र एक रहे, एकता का बल है। हम हमेशा एकता की बात करते हैं या अखंडता की बात करते हैं। एकता को भंग करके अखंडता को खंड खंड करके लोगों का जो महाराष्ट्र ने जवाब दिया है, उस देश की महान जनता भी जवाब दे रही है। जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश को बांटा, जिन लोगों ने वोट जिहाद की बात की, जिन लोगों ने कहा मुद्दहित रहो, 1,48,000 वोट, एक भी वोट इधर उधर न होने पाए, वो इस सब देश की जनता देख रही है। जो नाटक हो रहा है वो सब कुछ देख रही है। और देख करके इस देश का आम जनमानस जो आज नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से नेशन को जिस ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं, 11,200 परियोजनाएं अभी पीपीए पर चल रहा है, $2 ट्रिलियन के ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन, जिस रफ्तार से देश को विकास दे रहे हैं, जिस रफ्तार से गति दे रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके समय में आई थी? कौन मुल्क के मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखना चाहता था, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हो। जब लगातार विकास की यात्रा बह रही है, विकास बह रहे हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में क्यों नहीं चला? झारखंड में क्यों नहीं एक रह सके? देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं, लोकल कारण होंगे, उसकी विवेचना की जाएगी। लेकिन हम जब लोक के सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। हम लोक का और तंत्र का दोनों का सम्मान करते हैं। लोक का मिला हुआ जो भी मत है उसको सर झुकाते हैं, और जो तंत्र के सामने जो चीजें हैं, हम लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाते, लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाते, अपनी हार का ठिकरा न तंत्र पर फोड़ते हैं न लोक को दोष देते हैं। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि भाई ये चुनाव गलत हो गया, दोबारा करा लीजिए, ये मशीनें गलत हो गई, चुनाव आयोग गलत है।
कुछ लोग देश के हर संवैधानिक संस्था पर, हर चीज पर क्वेश्चन उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले पार्लियामेंट में जो कहा था ना कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस राजनीति की रेस से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है और 200 दूसरे पर मर रही है। नहीं, एक बात बताइए धनंजय जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड में जो ये कहा जा रहा था कि लास्ट के दिनों में शिवराज सिंह चौहान वहां आपने लगाया, उनकी ड्यूटी लगाई, हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पिछले 5 साल में संगठन को उतना मजबूत नहीं कर पाई पार्टी जितना कि एकदम जान फूंकनी चाहिए थी। इसका सेटबैक लगा है क्या झारखंड में पार्टी को कि अंतिम दिनों में एकदम कमर कसी, लेकिन पहले जो होना चाहिए था उससे चूक गई पार्टी? रीमा जी, कुछ तो कमियां रही होंगी। जब पूरे देश में हमारा विजय रथ चल रहा है और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विक्ट्री हम कर रहे हैं, और अगर झारखंड में हम चूक रहे हों तो जरूर इसकी विवेचना की जाएगी, जरूर इसका अवलोकन किया जाएगा, जरूर इसका पॉइंट आउट किया जाएगा कि जो आप कह रही है हो सकता है उसमें भी वजन हो सकता है कि आप आते हैं, निकल करके आएंगे, हमारे यहाँ चिंतन होगा, मंथन होगा, मंथन से नवनीत निकल कर जो आएगा, जो अमृत निकलेगा, समुद्र मंथन से लेकर विचार मंथन तक की प्रक्रिया है। तो मंथन को चलिए आप अभी मंथन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है विनय कुमार जी वहां के राजनीति के गहराई तक पकड़ रखते हैं झारखंड की। विनय जी बताएंगे। विनय जी, मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था हमारे संवाददाता से, मुझे ठीक से जवाब नहीं मिला, इसलिए आपके पास आ रहा हूं। क्या टाइगर महतो, JKLM जो नई पार्टी का उदय, क्या वो अंदर अंदर जो है उसने आजसू और बीजेपी को जो है, बीजेपी का वोट जो है काटा है? क्या उसके कारण ये नतीजे दिख रहे हैं? निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ बहुमत नहीं मिली उसका एक बड़ा कारण जयराम महतो रहे। जयराम महतो ने आजसू के वोट में से नारी की। पिछली बार आजसू अलग लड़ा था, और जबकि 14 में आजसू और बीजेपी साथ लड़ी थी, तब उस समय यहाँ सरकार बनी थी और लोक जनशक्ति पार्टी भी उस समय साथ में थी। लेकिन 19 में जब अलग लड़ी तो फिर भाजपा का प्रदर्शन खराब हुआ। उसके बाद आजसू अपने को मजबूत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसी बीच जयराम महतो कुर्मी मतदाताओं के बीच, खास करके युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हुए, और वहां उन्होंने हर जगह वोट काटने का प्रयास किया। और इस चुनाव को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सेटबैक अगर किसी को लगा है तो आजसू को लगा है। बीजेपी तो लगभग कमोबेश जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उतनी जीतने में कामयाब हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट जीतने जा रही है, रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है, चिराग पासवान की अगुवाई वाली, इसका तो 100% लगता है स्ट्राइक रेट हो जाएगा। जदयू भी एक सीट जीतने की संभावना है। तो कहीं न कहीं आजसू जो 10 सीटें ली उसमें से केवल एक सीट पर अभी दिखाई पड़ रहा है। तो आजसू का जो परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ, और इस परफॉर्मेंस खराब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जयराम महतो का, क्योंकि आजसू का जो गढ़ रहा वो कुर्मी मतदाताओं के बीच, करीब 16-17% आबादी यहाँ बताई जाती है कुर्मियों की, और एक वर्ग है, एक जगह कुछ है, खास करके हजारीबाग के इलाके में कुर्मियों की बड़ी सघन आबादी है। तो इन इलाकों में जहाँ सुदेश महतो पहले मजबूत हुआ करते थे, उनकी पार्टी का पराजय हुआ, और भाजपा को जो भी वोट शिफ्ट होना था वो शिफ्ट नहीं हुआ। ओके, उसके कारण आप रहिएगा। ऋषि शंकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार और झारखंड की राजनीति पर करीबी से नजर रखते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव जो हुआ वो जीत गई हैं। इनसे पहले उनके भाई राहुल गांधी वहां से सांसद थे, लेकिन अब वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत हो गई है, और ये जीत लगभग तय मानी ही जा रही थी, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने अपने भाई की विरासत को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड, कम से कम कांग्रेस के लिए कहीं से एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, और वो वायनाड से आ रही है, जहां पर कि अब लोकसभा में प्रियंका गांधी भी दिखाई देंगी। मतलब उनके भाई भी होंगे जो कि विपक्ष के नेता के तौर पर होंगे, और प्रियंका गांधी भी, और उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में दिखाई एक ही परिवार के 3 लोग आपको दिखाई देंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा। वो पहली बार चुनाव लड़ी और वायनाड से चुनाव जीत गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है तो प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी राजनीति में प्रवेश हुआ था, और अब वो संसद में प्रवेश करने जा रही हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है देश की राजनीति में। अब ये सबकी नजर रहेगी वायनाड में, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों जो है अब संसद में एक साथ दिखाई देंगे, ये कांग्रेसी बेंचों पर। और ये एक 4 लाख से ज्यादा वोटों के जीत से उनको अंतर मिली है, 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीती हैं। एक
बड़ी ऋषि, ठीक है, ये तो बड़ा अंतर है। और लेकिन एक बात और है दिलचस्प कि आज जब प्रियंका गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे, तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक तरीके से ये कहा कि मेरी भी तो बारी है, मेरी बारी भी लगनी चाहिए। अब वो बहुत समय से तीन लोग वो ये आशा बार बार दिखा रहे हैं और जता रहे हैं कि मुझे तीन भी लोग हैं, तीन लोग हैं, चौथा भी परिवार से पहुंच जाए। मैंने भी बहुत मेहनत की है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरा भी मनोबल बढ़े, तो मुझे भी अब हो सकता है उनका भी हौसला काफी बढ़ गया है। आज अपनी धर्मपत्नी को लोकसभा में अब देख करके बढ़ जाएगा। लेकिन दो खास मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ, राजकिशोर तिवारी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, साथ में ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि मिश्रा, एक जगह से तो अच्छी खबर आ गई। देखिए अशोक जी, इस बात को जानते हैं कि जयराम महतो को लेकर मैंने 5 दिन पहले ट्वीट किया था कि जयराम महतो टाइगर, जयराम महतो एक बड़े फैक्टर के रूप में बीजेपी के वोट में सेंध लगाते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी के का जो परफॉर्मेंस है वो पहले जैसा था, पहले 2019 में जो जैसा ऋषि मिश्रा, प्रियंका गांधी को तो बधाई दे दीजिए, मैंने उस पर सवाल पूछा था आपसे। मैं चुनावी विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। मैं पत्रकार हूँ, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है मेरा। अच्छी बात है, आपने बता दिया। मैं आपको ये बताऊं कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये 30 वर्षीय जो लड़का है टाइगर जयराम महतो 8% वोट ला के पूरे झारखंड के राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया। आप देखिए आशु महतो का जो एक सीट अशोक जी आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें सुदेश महतो नहीं है, सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। और यदि यही 15% का जो चंक है कुर्मी मतदाताओं का झारखंड में, यदि वो ठीक ठाक वोट बीजेपी को मिलता तो आज बीजेपी सत्ता में होती वहां। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी गैर यादव जो गैर आदिवासी जो वोट था झारखंड में, उसको मतलब संजोने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से, बीजेपी कहना थोड़ा खराब होगा, एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए वोटिंग पैटर्न देखिए, शहरी एरिया में वोटिंग जो है इस बार कम हुआ है इन कंपैरिजन रूरल एरिया। और तीसरा फैक्टर मैं माई योजना को मानता हूं, माई योजना का खासकर ग्रामीण आदिवासी बेल्ट में एक बड़ा प्रभाव रहा है, जिसका फायदा। ऋषि मिश्रा, ठीक है, हम ये विश्लेषण करेंगे, हमें राजकिशोर तिवारी का भी रुख करना, लेकिन एक बार जरा जिस स्कीम की सबसे ज्यादा बात हो रही है उसके बारे में कुछ महिलाओं की बातचीत है कि महिलाओं का वोट बैंक किस तरफ गया। और ये जो लाड़की बहना जो झारखंड में उनकी तरफ से बात हो रही थी मैया योजना, और इस तरफ महाराष्ट्र में, जरा सुन लेते महिलाएं क्या कह रही हैं। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में और यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी बीजेपी के, हम उनसे बात करेंगे कि इस जीत के पीछे महिलाओं के कितना हाथ है। मैडम, सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा था कि लाडली बहना हो गया, फिर महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम हो गया, ये जो है महिला कहीं ना कहीं महायुति को अपना साथ देगी, ये दिखाई दे रहा है आपको? सारी ही लाडली बहनों ने देवा भाऊ को, शिंदे साहब को और अजित पवार जी को साथ दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम वोटिंग महिलाओं ने बाहर निकल कर किया, अपने घर वालों को करवाया। और जो जो योजनाएं आज तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने या महायुति की सरकार ने नीचे तक पहुंचाई, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक पहुंचाई। नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र भाऊ ने जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना है, शौचालय जो बनाए हैं और बहुत सारी जो योजना है जो महिला के लिए बोला है वो करके दिखाया है। बाकी दूसरी पार्टी वालों के वादे हैं, निभाए ना आता नहीं है, पर देवेंद्र भाई ने जो कुछ भी वादे किए महिलाओं के पूर्ण रूप से क्या है। और आपको तो पता है कि महिला ही घर में सब कुछ देखती है और महिला के ऊपर ही घर चलता है, तो महिला ही अपने घर वालों को बोलती है जब वो भाई ने इतना अपने किया है तो अपन सब जने बीजेपी के लिए काम करेंगे, युति की सरकार के लिए काम करेंगे। इसलिए सब महिलाएं, जो महिलाएं कभी हमको नहीं दिखी ना, वो महिलाएं भी घर के बाहर निकली हैं और प्रचार प्रसार के लिए आई है, घर घर जाके डोर प्रचार करके महिला को इलेक्शन के उतारा है, पूर्ण वोटिंग कराई है। ग्रामीण महिलाओं को 1,500 देखा भी नहीं था उन्होंने, और फटाक से इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया है, तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रही है। क्योंकि महिला अगर बलवान हो जाए तो सब भाइयों को जीत के दिया है, और ये प्रमाण अभी दिख रहा है। ये वोटिंग जो हुआ है मैक्सिमम महिलाओं ने किया है और ये दिखाई दिया है। और देवा भाऊ आगे तक हम लोग को साथ में लेके चलेंगे, ये भी हम लोग को पता है। सिर्फ आश्वासन नहीं दिया है, उन्होंने काम करके भी दिखाया है। तो ये है जब महिला किसी को अपना, अगर देखा जाए, भरोसे के साथ
अपना साथ देती है तो इस प्रकार से रिजल्ट आता है और सरकार भी जो है बलवान बनती है। शक्तिमान की तरीके से महिला साथ में खड़ी थी और इसका रिजल्ट जो है अब इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। तो चलिए, तो महिलाएं अपनी बता रही थी कि किस तरह से जो है लाडकी बहन योजना का असर रहा, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत की बड़ी खबर आई है, तो सीधा उस पर मैं हमारे साथ धनंजय गिरी, उनका मैं रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि ऋषि जी ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया था। मैं धनंजय गिरी आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। ऋषि जी जो है वो कांग्रेस के नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन एक ऐसे कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के सचिव रहे, पहले वो पत्रकार थे, फिर उसके बाद कांग्रेस के सचिव बने, अब फिर वो पत्रकार की भूमिका में हैं। उनका एक ट्वीट आया था 2 दिन पहले कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भाई अब बीजेपी को संसद के अंदर जो डबल इंजन विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष का नहीं, छोड़िए, वो लोकसभा में विपक्ष के डबल इंजन जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा, और वो डबल इंजन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो डबल इंजन का सामना कैसे करेंगे आप? अब तुलना भी तो होगा। नहीं, देखिए, उन्होंने पहले ही कहा था, राहुल जी बराबर कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माता जी थी ही, पुत्र थे ही, बहन भी आ गई, और बहनोई जो है वो डिमांड खड़ा कर दिया, उन्होंने डिमांड रेज कर दिया है। पूरे दुनिया के इतिहास में, दुनिया के लोकतंत्र में किसी भी, आप कहीं भी ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं देखेंगे जहां 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार की पांव पोंछ बनी हुई। ये लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर यही लोकतंत्र है तो फिर राजतंत्र कहते किसे हैं? आप बताइए, 5 पीढ़ियों से किसी भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति जिसकी भी आत्मा जागृत होगी, वैसी पार्टी का सदस्य खुद को नहीं बनाना चाहेगा जो पार्टी एक परिवार की पांव पोंछ होकर चल रही हो। इसीलिए, और दूसरी बात, उनका चुनाव हार गए, उसके लिए जीत गई हार गई वो विषय नहीं है। विषय है कि जहां से चुनाव लड़ रही थी, अलायंस में उनकी सरकार थी, और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में जिनका सहयोग लिया जा रहा है, किनका सहयोग लिया जा रहा है, उन्होंने मेंशन किया। ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। आप चुनाव के लिए किसी हद तक चले जाएंगे, ये देश की जनता देख रही है, और जिन विघटनकारी शक्तियों के साथ आप साना बसाना कर रहे हैं, हैंड इन ग्लव्स कर रहे हैं, आपने पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। नई बात यह है कि इस देश का आम जनमन जागृत हो रहा है और आपकी हरकतों से, आपकी चीजों को प्रभावित हो रहा है और देख रहा है, समझ रहा है। इसी का परिणाम आपको चारों तरफ देखने को मिल रहा है। राजकिशोर जी, आपका रुख करते हैं। मैं लगातार देख रही थी महाराष्ट्र, आप गए भी, आपकी लगातार मैं वहां से रिपोर्टिंग और एनालिसिस देख रही थी। 2 चीजें, एनसीपी शरद पवार, अगर हम उनकी बात करें तो लोकसभा में बेस्ट स्ट्राइक रेट था। आज तो स्ट्राइक रेट की बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन आज सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा तो वो शरद पवार का रहा है अभी तक के हिसाब से। तो ये पूरा जो सब कुछ उथल पुथल सा हो गया महाविकास अघाड़ी में, इसका थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए रीमा जी, होता क्या है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और किसी भी चुनाव में अगर कोई योजना ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड है, तो रणनीति भी एक बार ही चल जाती, बार बार नहीं चलती है। उस समय जिस तरीके का माहौल था, जो मुद्दे थे, वो एक अलग विषय बन गया था। लेकिन शरद पवार अजीत पवार को खत्म करके अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये पूरा मैसेज जा चुका था। इसीलिए उन्होंने महिला मुख्यमंत्री की भी बात कर दी थी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को उन्होंने ट्रेटर घोषित कर दिया था और कहा था कि भाई ये परिवार के खिलाफ हैं, इसलिए इनको वोट ना दिया जाए। उनकी उस मार्मिक अपील का असर हुआ और बारामती में जो है अजीत पवार की पत्नी हार गई, सुप्रिया सुले जीत गई। लेकिन अजीत पवार ने इस बार ये बताया और कहा कि उनके बीच में है कौन, प्रदेश की राजनीति करता कौन है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी का फायदा अगर करने की स्थिति में आप तभी होंगे जब आप सत्ता में होंगे। ये चीज लोगों की समझ में आ गई पूरी तरीके से। अजीत पवार को पूरी तवज्जो भी मिली। अगर वो मदरसा शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाना चाहते थे, हिंदवी स्वराज की अवधारणा वाली महायुति के बीच में भी, तो वो बढ़ाने में कामयाब रहे। तो ये उनकी हैसियत का नमूना था, ये उनकी हैसियत बढ़ाई महायुति में गई। तो ये लोगों की समझ में आ गया कि अजीत पवार को ही अब आगे जो है अगर पवार फैमिली में बढ़ाना है, तो उन्होंने पूरी तरीके से अपना सक्सेशन प्लान घोषित कर दिया कि अब वो हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें पवार की, तो शिवसेना असली कौन है? असली शिवसेना के लिए भी ठाकरे होना जरूरी नहीं है। बाला साहेब ठाकरे का जो वैचारिक अधिष्ठान है, जो वो आख्यान है, उसका चेहरा कौन बन सकता है? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की राजनीति के बिल्कुल उलट उद्धव ठाकरे गए, और संजय राउत जैसे विदूषकों ने जिस तरीके से इस पूरी पार्टी का पूरा बंटाधार किया,
जैसे उसको माखौल का हिस्सा बनाया, ये जनता के बीच में संदेश क्या, ये साफ साफ दिखाई पड़ा। ये बात तो बड़ी तय महाराष्ट्र ने सबको साथ लेकर चलने में कामयाब। महाराष्ट्र ने ये बात तो मैसेज बड़ा साफ दे दिया कि आप बेटे हैं, बेटी हैं, तो इसलिए आपको विरासत नहीं मिलेगी। आपको विरासत तब मिलेगी जब जिस आइडियोलॉजी को लेकर बाला साहब चले उस आइडियोलॉजी पर आप कितने। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बीच में जो है ऋषि जी बोल रहे थे, मैं उस पर एक बार फिर लौटता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा पर मैंने सवाल पूछा था, लेकिन आपने एक चुटकी ली, और वो चुटकी नहीं, वो बहुत गंभीर बात है। और वो गंभीर बात यह है कि ये ठीक है कि अब वो विपक्ष को, सत्ता पक्ष को डबल इंजन विपक्ष मिलेगा, लेकिन अब दोनों के बीच राहुल और प्रियंका, हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की अब तक राजनीति में एंट्री नहीं हो रही थी तो उसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। अब जब 99 सीटें के साथ उनको लगा कि लॉन्च कर दिया है, तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो 25-30 साल से लगातार चुनाव वोट मांग रही है अपनी मां के लिए, भाई के लिए, उनको लोकसभा में भेजा गया है। तो क्या अब लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे दोनों का कि दोनों में किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है? और क्या ये राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी नहीं बज गई है? देखिए, आप कांग्रेस के जो इंटरनल पॉलिटिक्स को जानते हैं, ये बात भली भांति पब्लिक डोमेन में है कि सोनिया गांधी शुरुआती दौर से ये नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के ड्राइविंग पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स के, कांग्रेस के पॉलिटिक्स में ड्राइविंग एक फोर्स बने। लेकिन गाय बगाए प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई है। और आप मैं बात बता दूं कि कांग्रेस में भी कई गुट हैं, जिसमें एक गुट प्रियंका गांधी का भी है। और अब तुलनात्मक जरूर कंपैरिजन होगा कि भाई बहन में बेटर कौन है, बेहतर वक्ता कौन है, बेहतर संगठनकर्ता कौन है, मतलब पार्टी को यूनाइटली कौन ले जा सकता है, तमाम चीजों पे मतलब भाई बहन में तुलना होगा। तो ये जो एक पत्रकार साहब, जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते थे, उनका नाम पंकज जी है, हम लोग के साथ कई बार डिबेट में भी रहे हैं, तो पंकज जी को मैं ये आपके माध्यम से जरूर बता देना चाहता हूं कि दोनों भाई में कंपैरिजन जरूर होगा। और इसका एक नुकसान भी हो सकता है। पार्टी में जब कई गुट हो जाते हैं तो गुट होने के कारण, अशोक जी आप जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं कि पार्टी को फायदा से कम नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन ऋषि, राजकिशोर तिवारी, जो बात ऋषि कह रहे हैं, अभी तक तो हमेशा राहुल गांधी का ही गुट, जिस गुट की ये बात कर रहे हैं, पार्टी तो उन्हीं के साथ खड़ी हुई हमेशा दिखती थी और मां भी उनके साथ खड़ी हुई दिखती थी। तो क्या कहीं प्रियंका गांधी और उनमें जो कंपटीशन की बात हो रही है, तो गुट तो हमेशा राहुल गांधी का और चली भी उन्हीं की है हमेशा आगे? नहीं, तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इसको ऐसे आप समझ लीजिए एक लाइन में, राहुल गांधी लोकसभा में जिस सीट पर बैठेंगे, उस सीट से जितनी दूरी प्रियंका गांधी की होगी, वो दोनों की हैसियत का अंतर होगा बिल्कुल पार्टी के अंदर, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बैठेंगे फ्रंट बेंच पे, पहली बार सांसद चुनकर आ रही है प्रियंका गांधी, वो बैठेंगी पीछे कहीं जाकर। तो ये अंतर जो लोकसभा के अंदर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है तो कई बार क्या होता है कि टैलेंटर्स होते जो हैं, वो कई बार कुछ ऐसा स्कोर करके चले जाते हैं कि जो बड़े बड़े ओपनर नहीं कर पाए होते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर जो लोग बहुत आशान्वित हैं, हम उनको उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। तमाम लोग उनमें इंदिरा गांधी जैसी उनकी नाक है, इंदिरा गांधी जैसे उनके बाल हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा क्या मैनेजमेंट है, इंदिरा गांधी जैसा क्या ओज है, इंदिरा गांधी जैसा क्या करिश्मा है? कम से कम यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि कैंपेन के दौरान उसकी जिस तरीके से हवा निकली थी, ये तो स्पष्ट हो चुका है। वो हमेशा जहां पर सत्ता रही है वहीं पर प्रबंधन करने गई हैं, लेकिन कहीं पर प्रबंधन करके सत्ता लाई हूं, ऐसा तो नहीं। लेकिन राजकिशोर जी और बहन दोनों इस मामले में मुझे लगता है कि लेकिन राजकिशोर जी फर्क नहीं है। राजकिशोर जी, नरेंद्र मोदी को जो है अब गांधी परिवार के डबल अटैक का, क्योंकि ये मत भूलिए, हम लोग मीडिया से हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलते हैं तो मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं, तो उससे कांग्रेस को हेडलाइंस मैनेजमेंट में और प्रधानमंत्री पर हमला बोलने में एक आसानी होगी। एक दिन भाई बोलेगा, एक दिन बहन बोलेगा, तो दोनों दिन खबरें बनेंगी। तो मोदी जी के लिए डबल बोनांजा है ना अशोक जी। हाँ, ये भी बात अभी एक राहुल उनके लिए काफी थे, फायदा पहुंचा रहे थे, प्रियंका जी भी बोलेंगे उनके लिए फायदा होगा। आप सवाल ये नहीं है कौन क्या बोल रहा है, प्रश्न ये है कि कौन कितना विवेक के साथ में मुद्दों को आगे बढ़ा पाता। मुझे एक बात बताइए ना, कि संविधान का जो नैरेटिव बनाया गया, राहुल गांधी को उसका क्रेडिट भले चला गया हो, लेकिन असल खेल उसमें था पीडीए का, अखिलेश यादव का। और जहां जहां पर कांग्रेस फ्रंट, मतलब इस पे इंजन है, वहां पर कांग्रेस की बिल्कुल लुटिया डूब गई। जहां पर वो सहयोगियों के साथ
सहयोगी बढ़े। भाई हेमंत सोरेन अगर वहां पर जीत रहे हैं तो कांग्रेस जीत रही है, यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी कांग्रेस थी तो कांग्रेस हार रही है। तो कुल मिला के दोनों लोगों के आने से कम मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव फर्क ही पड़ना है। क्योंकि बात ये होगी कि पहले सोनिया, फिर राहुल, अब प्रियंका, उसके बाद क्या वाड्रा, उसके बाद क्या रेहान, तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर उठेंगी। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। बाकी सुर्खियां बनने से क्या फर्क पड़ जाता है अशोक जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन विनय जी आप रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगा झारखंड पे। उससे पहले हाँ मैं आ रहा हूं ऋषि जी, और मैं तीनों लोगों के पास एक एक करके आ रहा हूं। एक फैक्टर इस महाराष्ट्र चुनाव को मुझे लगता है जरूर चर्चा होनी चाहिए, उस पर मैं सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, फिर हम झारखंड पे जाएंगे। महाराष्ट्र में इस बार अगर पोलिंग पैटर्न देखेंगे तो शहरी इलाकों में 70% तक मतदान हुआ है, ग्रामीण इलाकों में 70%, और एक मिनट आ रहा हूं मैं विनय जी, रुकिए, और शहरी क्षेत्रों में 55%। तो बीजेपी को जो इतनी बड़ी जीत मिली है उसमें एक फैक्टर यह है कि बीजेपी को लोग कहते थे शहरी इलाकों की पार्टी है। मैं सुन रहा था किशोर तिवारी और शिवसेना के लोग कह रहे थे कि भाई ग्रामीण इलाकों में बंपर वोटिंग हुई है और इसका मतलब यह है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, हम लोग जीतेंगे। लेकिन इसका मतलब महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों तक भी बीजेपी ने घुसपैठ कर ली है, ये आज के परिणाम हमें साफ दिखाते हैं। ऋषि जी और उसके बाद जो है राजशेखर जी, और फिर उस पर मैं लूंगा धनंजय गिरी जी का रिएक्शन। देखिए अशोक जी, नंबर वन पॉइंट ये है कि देखिए आप 5 या 6 रीजन है जहां जो कांग्रेस का, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिमी महाराष्ट्र है। अब तीनों रीजन में देखिए महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है पुरुषों से अधिक है, और लाडली बहन योजना का बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है राजस्थान में। आप देख लीजिए मराठवाड़ा, विदर्भ जहां 10 में से 7 लोकसभा सीटें मतलब विकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीत के आई थी, वहां वोटिंग पैटर्न देखिए महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरी बड़ी बात ये है कि इस बार बीजेपी को संघ का भी बहुत क्या कहते हैं साथ मिला है। संघ ने जितना पसीना बहाया है बीजेपी के लिए, लोगों को घर से निकाल कर लाना, मतदान केंद्र तक ले जाना, ये लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला था। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस किए हैं ग्रामीण एरिया में, जिसमें मैं एक महिला फैक्टर और दूसरा संघ का एक जो इम्पोर्टेंट ओके राजकिशोर जी, ये आपको बड़ा फैक्टर क्या लगता है ग्रामीण इलाकों में बीजेपी, क्या एक महिला वोटर, लाडकी बहन योजना, या कुछ और भी फैक्टर ग्रामीण इलाकों में? क्योंकि बीजेपी हर रीजन में पहुंची है, विदर्भ, मराठवाड़ा, हर जगह पर। नहीं देखिए, इसमें अशोक जी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, दरअसल ये मानस लोगों को छोड़ना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब शहरों की पार्टी है। लगातार किसी भी राज्य का चुनाव हो, जिस तरीके की उसने सोशल इंजीनियरिंग की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, वो वर्ग सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पोषित होता है तो वो गांव में रहता है। और मराठवाड़ा हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे विदर्भ हो, और विदर्भ की जहां की बात हो रही, वहां पर 62 सीटों में से 44 से ज्यादा सीटें, अभी ट्रेंड जो है मेरे ख्याल से 45 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। अब यहां पर लोगों ने मुद्दे बनाए थे क्या कि भाई कपास किसान और सोयाबीन किसान, इनकी संख्या कितनी है, जरा इसको देख लीजिए, और उसके बाद जो लोग ये मुद्दे उठा रहे थे उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, इसको देख लीजिए। निश्चित तौर पर जो महिलाओं का वोटर था वो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, मेरा अपना मानना है अशोक जी, रीमा जी, मेरे हिसाब से वहां पर जो हिंदवी स्वराज की जो अवधारणा थी, जिहाद वर्सेस जो धर्म युद्ध था, ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मराठा गैर मराठा की जो खाई को है वो पाट रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी उसमें मुख्य न्यूक्लियस के रूप में थी, एकनाथ शिंदे के रूप में और अजीत पवार के रूप में मराठा चेहरे भी थे, और ओबीसी के बीच में जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग थी, दलितों के बीच में जो इंजीनियरिंग थी, जो कमी लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उसको उन्होंने तमाम योजनाओं से, व्यक्तियों से और लगातार सतत प्रयास करके, और संघ फैक्टर जिसकी चर्चा ना की जाए तो सब बेकार होगा। जो जेपी नड्डा के बयान के बाद में संघ रिलक्टेंट हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसने हरियाणा के चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव में जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, तो ये समझ में आ गया कि अब विकास के साथ साथ में हिंदुत्व भी भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट सीट पे है, वो बैक सीट पर नहीं है। ये मैसेज देने में वो कामयाब है। शिशिर जुड़ गए मुंबई से हमारे सहयोगी, लेकिन उससे पहले धनंजय गिरी जी, संजय राउत बार बार ट्वीट कर रहे हैं
एक बार अभी उन्होंने फिर से ट्वीट कर दिया 1 मिनट बार पहले। बार आज वो उनको ट्वीट कर आज संजय उन्होंने राउत ट्वीट आज कर संजय दिया राउत है दिन भर ट्वीट करेंगे कि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है वो जनता का ओपिनियन नहीं है, बैलेट पेपर से दोबारा से चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि इस इलेक्शन में जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है इससे पहले कभी महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुआ था। बोलिए, बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराया जाए। संजय चाहे धृतराष्ट्र के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, हमेशा नीति के पक्ष में ही खड़े रहे और उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया आपने सुनिए, बहुत बढ़िया लाइन आपने बोली, एक बार फिर दोहरा दीजिए। हमारे सभी लोग, आपने बहुत बढ़िया लाइन बोली है, संजय चाहे धृतराष्ट्र के हों चाहे महाराष्ट्र के हों। वन लाइनर हिट हो गया ये। हाँ, जो हमेशा नीति और कुनीति के साथ ही रहे, उसी का नतीजा हुआ कि वहां पर जो हुआ और यहाँ पर जो हुआ वो देख लीजिए। बूढ़ा बंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल क्या से क्या हो गई शिवसेना देखते देखते। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो आज पार्टी है वो वैचारिक बल के स्खलन से वो दल कहाँ चला गया, वो दल अब दलदल में चला गया और दलदल में भी उनको और नीचे ले जाने के लिए संजय राउत, उनके सहयोगी ही उनसे सहमत नहीं है। अब ऐसी असहमति तो कमाल की है, उनके सहयोगी भी उन्हें उनके साथ सहमति नहीं व्यक्त कर रहे हैं और वो हताशा और घोर निराशा में है। जहां वो दिन रात पानी पी करके वो मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब दिखा रहे थे, वो जो सपने बेच रहे थे, उस सपनों की मर्सिया पढ़ दी गई। अच्छा, इसी बात पर रुक कर लेते हैं, एक मिनट, इसी बात पर शिशिर का रुक कर लेते हैं। शिशिर जहां पर भी है वहां तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है। सिर्फ 1 मिनट, आप शिशिर के पास जाएं। मैं बता दूं, अभी जो धनंजय जी ने कहा कि संजय चाहे धृतराष्ट्र की हो महाराष्ट्र की हो, हमेशा अनीति अधर्म के साथ रहे। हमारे प्रोड्यूसर जो है वो भी संजय हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं डीडी न्यूज के साथ हूं, मैं धर्म और अधर्म के, मैं डीडी न्यूज के साथ हूं। डीडी न्यूज जो है वो धर्म के साथ रहता है, हमारे संजय धर्म के साथ है। शिशिर, संजय राउत का जिक्र हो रहा है, आप जहां पर मौजूद है वहां तो मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन है और पूरा बाजे गाजे के साथ, लेकिन संजय राउत की सुध ली है क्योंकि मीडिया तो सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाती थी रोजाना। आज क्या हो रहा है? आज तो वो ट्विटर पर ही है सिर्फ। बिल्कुल, अब सबसे पहले मैं कैमरों से बताऊंगा कि ये पहले विजुअल दिखाए, जो सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है, जो माहौल यहाँ पर इस वक्त है, पहले वो आपको दिखाए। और उसके साथ आपने जो कहा था, संजय राउत ने जो बयान किया है उस पर क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, बहुत अलग अलग जगह से आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। इस वक्त जो है जीत काफी प्रचंड है और इसलिए उत्साह भी काफी प्रचंड है। एक बात, जिस प्रकार से जीत आज की मिली है, किस प्रकार से देखते हैं इस जीत को आप? हमारी जो लाडली बहन योजना था उसका हमारे मतदाताओं ने तो काम किया, मुस्लिम बहनों ने भी उसका हमें हमारे मतदान में सहयोग किया, तो हम मुस्लिम बहनों का भी आभार मानते हैं। और ये जो रिजल्ट है वो सब आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात कीजिए, संजय राउत का बयान जो है, रोज बयान देते हैं, अलग अलग विषयों पे टिप्पणी करते हैं, आप तो पार्टी कार्यकर्ता है, इन बयानों को आप किस प्रकार से देखते हैं? संजय राउत आज के बाद अपने घर में बैठ जाएगा, उसके बयानों को कोई नहीं सुनेगा। ये जब तक था आज मतदाताओं ने दिखा दिया, वो बीजेपी को इतना जिता के दिखा दिया कि संजय राउत अभी आप अपने घर में बैठ जाओ। आप जो है अकेले नहीं आए, आपके साथ अलाइड पार्टनर भी काफी बड़ी तादाद में जीत कर आए हैं, उनके बारे में क्या है कि उनकी भी जीत काफी अच्छी रही है, फिर चाहे शरद पवार के अगेंस्ट अजित पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे हो। बहुत अच्छी सबका, क्योंकि काम ही महाराष्ट्र का ऐसा था, मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री का, कि उस पर हर एक वो लोग ये किए हैं, वोट किए हैं, जिसमें सबका काम है और इसके लिए मतदान हुआ है। और उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे हम जाएंगे जनता में न्याय लेंगे, जनता ने उनको न्याय दे दिया, अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना तो फिर से जाए उधर, न्याय तो मिल गया उनको जनता से। एक बात कहना चाहूंगा, जो वोट जिहाद का नारा दिया था उसके खिलाफ हमारे देवेंद्र जी ने धर्म युद्ध का ऐलान किया था। आज धर्म युद्ध हो चुका है, पूरा क्लियर रिजल्ट है। अभी धर्म की स्थापना करनी है और वो धर्म की स्थापना पूर्ण महायुति की सरकार एक साथ मिलकर कर रही है और भाजपा का ही मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप सब लोग? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। हमारी इच्छा है। एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, ये भी ठीक है, चलेगा, ठीक, कोई बात नहीं, सबको हक मिलना चाहिए। करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे और बाकी उप मुख्यमंत्री जो भी का असली चाणक्य आज साबित हो गया कि देवेंद्र जी फडणवीस ही है। आज आम जनता की ये पार्टी वर्कर है और ये कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री जो है अभी का फॉर्मूला वो भी ठीक है, मुख्यमंत्री बीजेपी का बने तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जिस प्रकार से जीत मिली है, 2 उनके साथी चुनकर भी आए इतनी बड़ी संख्या में, हालांकि उनका भी एक रोल महत्वपूर्ण होता है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है शिशिर, 3 बजे सबकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देवेंद्र फडणवीस पार्टी मुख्यालय आएंगे।
जी नहीं, जो इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है उसके अनुसार वर्षा बंगलो पे जो है मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस और बाकी अजित पवार मिलने वाले हैं और उसके बाद बीजेपी कार्यालय पे आएंगे। सबसे पहले तो स्टेज बता दें आपको, ये स्टेज यहाँ पे सज चुका है, जो कि बड़ा एक यहाँ पे जल्लोष लिखा है, मतलब जिस प्रकार से अभूतपूर्व यश बीजेपी को मिला है उसी की तैयारी है। मैं आपको बताऊंगा कि सुबह के जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे ये सभी तैयारियां थी नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो काफी कॉशियस थी कि जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव आए थे तो यहाँ पर कुछ उलटफेर ना हो जाए, और इसलिए बड़े नेता भी कोई नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से रुझान आते गए और जो अभी तस्वीर उभर के सामने आ रही है, बड़े तादाद में यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता पूरे मुंबई से आ चुके हैं और साथ ही साथ जो लीडर थे, पार्टी लीडर्स थे, वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और अब जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन का जो माहौल है धीरे धीरे बन रहा है, स्टेज भी सज चुका है। अब जो है यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे, पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित भी करेंगे और एक नारा यहाँ पे जरूर गूंजेगा जो पिछली विधानसभा में गुना था। मराठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं पुनः येईन। अब जब बात कर रहे हैं हम इनसे तो ये सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो फिर से आ गए हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक खबर और दे दूं जो अभी रीमा ने भी बताया। संजय राउत इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि संजय राउत ने अपना जो पुराना ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था बैलेट पत्र से कराए जाएं, उसको उन्होंने फिलहाल डिलीट कर दिया है। तो एक प्रेमी होता है ना, प्रेमिका का नाम लिख लिख के मिटाता है, तो उसकी जो स्थिति हो जाती है जब प्रेमिका धोखा दे देती है तो वो नाम लिख लिख के मिटाता है। तो इस वक्त संजय राउत की स्थिति ऐसी ही है, ट्वीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ इसी स्थिति में संजय राउत की स्थिति है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर चलिए विनय जी के पास चलते हैं। विनय जी, झारखंड क्या कहेंगे आप? झारखंड में बिल्कुल अब नतीजे सेटल हो चुके हैं, जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रहे हैं, और इसके अलावा बड़ी जानकारी क्या आपके पास आ रही है? नहीं, झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता फिर से आ गई, ये लगभग तय हो गया। अब केवल अंतिम परिणाम आना है, कितनी सीटें फाइनल, कितनी सीटें मिलती हैं ये देखना है। लेकिन जो 41 का जादुई आंकड़ा है उससे कई ज्यादा सीटें, 50 से ज्यादा सीटें इस समय हेमंत सोरेन जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस पिछली बार 16 सीटें जीती थी, इस बार भी 16 से के आसपास सीटें वो जीत रही हैं, क्योंकि कुछ वोटों के मार्जिन से कुछ सीटों पर फासला है। सबसे बड़ी बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का विषय है कि जो आदिवासी की 28 सीटें हैं झारखंड में, केवल 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार अभी तक बढ़त दिखा पा रही है रुझानों में। परिणाम क्या आएगा वो तो अंतिम कुछ घंटों के बाद पता चलेगा, लेकिन केवल 3 सीटें, और पिछली बार भी 28 में से केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और इस बार तो जीती हुई सीट भी खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा हार रहे हैं, आदिवासी जो। विनय जी, जब आपसे हम मिले थे, जब हमारा कॉन्क्लेव हुआ था और आपसे हमने मुलाकात की थी, एक बात पर चर्चा हो रही थी, आपको लगता है वही इम्पैक्ट हुआ? वो ये था कि निर्दलीय और खासकर जो नाराज लोग थे उनके साथ हिमंता बिस्वा शर्मा रातों रात मिलते भी थे, उनको मनाने की कोशिशें भी थी, बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसा हुआ। क्या वो चीज नहीं चल पाई और नाराज लोगों की नाराजगी जो है वो बीजेपी को भारी पड़ी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार जितनी सीटें जीती उतना लाने में लगभग कामयाब हो रही है, लेकिन आजसू जो 10 सीटें ली वो बुरी तरह हार रहे हैं और वो वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। जयराम महतो उनके वोटों में बड़ी भारी सेंधमारी की और इसका सीधा लाभ हेमंत सोरेन को मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो ये बड़ी बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जितनी मेहनत की, बहुत कम नेता उस तरह के मेहनत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मेहनत की, बहुत कम नेता जी जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको सीखना भी चाहिए इन नेताओं से, जितना ये लोग मेहनत करते हैं। एक मिनट ऋषि जी आप रुकिएगा, ये जो विषय है कि ये जिस तरह से आदिवासी सीटों का आप डेटा दे रहे हैं, एक मिनट ऋषि जी एक मिनट 28 एक मिनट अशोक जी, हम अपनी बात कंप्लीट करें। लेकिन झारखंड में आदिवासी सीटों पर जो करिश्मा होना चाहिए, मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा को भी उतनी तरजीह नहीं मिली। अर्जुन मुंडा को ज्यादा तरजीह दी जाती तो थोड़ा और बेहतर होता परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। एक मिनट मैं धनंजय गिरी जी से रिएक्शन ले लूं, क्योंकि 28 में से 3 सीटें अगर आदिवासी बहुल। धनंजय गिरी, एक चीज जो विनय जी कह रहे हैं कि अगर अर्जुन मुंडा जी को तरजीह दी जाती है, एक बात ये, दूसरी बात ये, आदिवासी सीटों पर आप लोग लगातार बीजेपी बड़ा एग्रेसिव पोल कर रही थी कि घुसपैठिया आ गए हैं,
और घुसपैठियों को लात मार के भगाएंगे, यहां तक हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था। ये जो चीजें थी ये क्यों आपको वोट में ट्रांसलेट होती नहीं दिखी? क्या जो जेएमएम कह रही थी कि भाई अगर घुसपैठिए घुसे हैं तो भाई जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना, घुसे कैसे झारखंड में? नहीं, देखिए दो बातें हैं। हम सरकार में झारखंड में नहीं आ रही हैं, ये स्थितियां लगभग स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन हम फिर भी सरोकार में रहेंगे। और जो सरोकार हमारा है कि घुसपैठिए घुसे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा ये आ रहा है कि लोकल जो प्रशासन है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अभी आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया जिसमें छापेमारी भी हुई थी कि कैसे रोहिंग्या मुसलमान, कैसे बांग्लादेशी किस तरह से कलकत्ता से नेक्सस बना के आ रहे हैं। उसमें एक बड़ी छापामारी भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की गवाहियां भी हुई थी, और कैसे कैसे लोग घुस रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, इसकी पूरी एक नेक्सस पकड़ा गया था। ये चिंता का विषय है, और ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है, ये हम मानते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हम इसकी विवेचना बाद में करेंगे, हमारी समीक्षा होगी, बैठकें होंगी, हम उसके लिए हम मंथन होगा कि आखिर क्या वजह रही, चाहे कोई हमारे खिलाफ लड़ा, कोई वोट बटे, जो कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसके निवारण पर क्यों काम नहीं हुए, कैसे हुए, भारतीय जनता पार्टी में इसका बहुत विस्तृत मंथन होता है और होगा भी। लेकिन हम जिस बात को लेकर के समझ गए, हाँ, मतलब अभी मंथन होगा, लेकिन एक बार जरा उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मोहर है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो लखनऊ में भाजपा की जीत पर होगा जश्न, ये भी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिया है और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार को लेकर के उपचुनावों में जीत की बधाई भी दे दी है और कहा है कि सारा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मनाया जाएगा विजयोत्सव, क्योंकि विधानसभा चुनावों में 9 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा था कि सारा प्रशासन लग गया, ऐसे अखिलेश यादव की तरफ से ये आरोप थे, लेकिन उसके बावजूद जीत कर दिखाया गया। और करहल में समाजवादी पार्टी जीत गई है, वो करहल की मजबूत सीटें समाजवादी पार्टी करहल का है, 3 सीटें जीती है, लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत है, खास करके लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और वो तीसरे नंबर की देश की बड़ी पार्टी बन गई थी। उसके बाद ये जो जीत है, ये जो उपचुनाव में जीत है, ये जो पंच लाइन दे दी है योगी आदित्यनाथ ने, राजकिशोर तिवारी जी, बटेंगे तो कटेंगे, पूरे चुनाव में जो सुनाई दे रहा था ना स्वर, वो यही सुनाई दे रहा था, साथ में एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या ये बीजेपी का कमबैक है उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी कर ली थी, उन्होंने 27 के सत्ताधीश डिक्लेयर कर दिया था अखिलेश यादव को। क्या बीजेपी की कमबैक है राजकिशोर जी? रीमा जी, अशोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, खासतौर से उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का डिबैकल हुआ था, जो हतोत्साहित करने वाले परिणाम आए थे, उसके बाद इन उपचुनावों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पा रही है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस पूरे चुनाव की कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में रखी हुई थी। संगठन या किसी भी और तुलना में आप सोचिए, 15 रैली उन्होंने की, 14 रैली की अखिलेश यादव ने। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव ने कोई कहीं पर कमी छोड़ी। तो जाहिर तौर पर पूरी ताकत दोनों तरफ से जब झोंकी गई, तो एक तरफ तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा था, दूसरी तरफ था जुड़ेंगे तो बचेंगे। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भारी पड़ते इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि कुंदरकी या सीसामऊ या जो करहल जहां पर ये लोग सीट जीते हैं, जहां पर ये लोग जीते हैं, ये सीटें तो मान लो बिल्कुल गढ़ ही था, लेकिन जितना करीबी टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो पूरा ये आंकड़ा आ रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राहत देने वाला है। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं, ये वापसी जैसी बात क्या कहें, जो गलती की थी लोकसभा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोर वोटर है, वो वोटर छिटका था एक तो संविधान के नैरेटिव से, गलत टिकटों से और कुछ मिसमैनेजमेंट से। तो मुझे लगता है कि उसको दूर करने की कोशिश की गई। भले ही 9 सीटों के नतीजे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का चुनाव है। हाँ, झारखंड का चुनाव आशातीत ना होकर, बल्कि मैं ये कहूं कि कल्पनातीत है। आप इस कल्पनातीत का मतलब समझिए, हेमंत की जो कल्पना सोरेन ने पूरी तरीके से वो चुनाव उनका भी बड़ा हो रहा। और एक मैसेज मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इन चुनावों का,
झारखंड में स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी कह लीजिए या किसी का न खड़ा होना, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। वहां पर चाहे जितनी मेहनत, क्योंकि शिवराज जी लाडली बहन योजना के एक तरीके से जनक और हिमंतो बिश्व शर्मा जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया, उन लोगों के मैनेजमेंट के बाद भी एक चीज बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही कि लोगों को स्थानीय नेतृत्व भी चाहिए, अपना नेता चाहिए जो उनके बीच में बात करे। क्योंकि जो घुसपैठियों की बात तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही थी, लेकिन बाहरी का जो ठप्पा लगा दिया हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन ने, वो वहां दिखाई पड़ा, जबकि कांग्रेस वहां पर बहुत कमजोर थी। और ये जो टाइगर महतो की बात हो रही, जयराम महतो वाला फैक्टर, इस फैक्टर को पकड़ने में नाकामयाब रहे। उन्हें लगा था कि आजसू के सुदेश महतो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन सुदेश महतो के बजाय ये जो टाइगर महतो है उसने ऐसी छलांग मारी, उन्होंने बाजी मार ली और तमाम संभावना का शिकार किया। एकदम उन्होंने बिल्कुल एक तरह से पलीता लगा दिया। हाँ ऋषि, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर हम निशांत के पास जाएंगे। निशांत अभी हमारे महाराष्ट्र में मौजूद है, जहां पर जो है महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी बोलिए ऋषि जी। राजकिशोर जी के बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जिस नई नवेली पार्टी ने 8% वोट लाया, जो कुर्मी समाज से आता है, टाइगर जयराम महतो, उसके बावजूद भी आप यदि जयराम महतो को मैनेज नहीं कर पाए तो आपकी गलती नंबर 1। नंबर 2, बाबूलाल मरांडी आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, कमान किसके हाथ में था? बाबूलाल मरांडी जी के हाथ में था कि जो हेमंत बिश्व शर्मा, अर्जुन मुंडा के हाथ में कमान था? नंबर 2, अर्जुन मुंडा तो खुद चुनाव हार गए लोकसभा चुनाव में, वो क्या आदिवासी वोट जोड़ते? सबसे बड़ी बात है कि जो चंपाई सोरेन को आपने आदिवासी वोट मैनेज करने के लिए लाया, या आपके पास पहले से बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा जैसे नेता थे, वो आपको आदिवासी वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहे। दूसरा बात, जो आपका गैर आदिवासी वोट था, यानी कुर्मी 15% 16% का जो बड़ा चंक था, उसको भी आपके सहयोगी जो है ट्रांसफर कराने में असफल रहे। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति रूप से चूक है। और झारखंड के राजनीति में यदि गैर आदिवासी वोटों पर बीजेपी का एक समय पकड़ था, तो आपको दूसरी तरफ आदिवासी वोट में भी पकड़ बनाना होगा। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रणनीतिक चूक हुई है। पार्टी के जो चेहरा रहे थे बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड नहीं दिया गया था। मैं एक बात कह खत्म करूंगा, यदि CPI-ML बाबूलाल मरांडी के सीट पे यदि यादव उम्मीदवार नहीं उतारते तो आज बाबूलाल मरांडी चुनाव हार जाते वहां। आप देख लीजिए, वो CPI-ML यादव वहां 3 चंक है। मैं बता दूं, ग्राउंड रियलिटी बता दूं, स्टूडियो में तथ्यों पे थोड़ा मैं जानकारी दे दूं दो लोगों को। भूमिहार, यादव और एक और चंक है, और भूमिहार निर्दलीय बीजेपी के बागी चुनाव लड़ गए थे। स्थिति ये थी कि अमित शाह को मनाना पड़ा था वो उस बागी उम्मीदवार को, समथिंग राय करके नाम है उसका। ये स्थिति थी और ये रणनीति रूप से चूक है, नहीं तो बीजेपी सत्तासीन होती आज वहां। निशांत के पास हमें जाना है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जहां महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एक बार निशांत के पास चलते हैं, लेकिन क्योंकि जिनकी बात से आप असहमत थे शायद वो भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। क्विक रिएक्शन राजकिशोर जी, कुछ ऐड कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ऋषि मिश्रा ने जो बातें कही हैं, इसमें असहमति का बिंदु क्या था? यही बात तो मैंने पहले कही, जिसको उन्होंने दोहराया। मैंने यही कहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ा किया, ये भी कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी को नहीं वो किया, बाहर के नेता जो थे शिवराज चौहान और हिमंतो बिश्व शर्मा, तो बात तो वही कह रहे, तो असहमति होकर वही बात दोहरा रहे। तो मैं कह रहा हूँ फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, कहा उन्होंने वही, लेकिन असहमति का जो शब्द है वो उन्होंने पता नहीं क्यों कहा, मैं समझ नहीं। अच्छा, हम निशांत के पास चलते हैं। एक मिनट निशांत, लगता है बहुत शोर है वहां जहां आप मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, कौन कौन आने वाला है ज्वाइंट पीसी में? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहा जाए तो महायुति की सरकार जो एक तरीके से जनादेश मिल चुका है उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें तीनों वो चेहरे होंगे जिनमें से कोई एक भविष्य में महाराष्ट्र को लीड करेगा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। और तीनों नेता अभी से कुछ देर बाद यहाँ पर किस तरीके से महायुति की सरकार की रूपरेखा होगी और जो जीत है, इस जीत के क्या कारण होंगे, जीत के पीछे की क्या वजह नज़र आ रही हैं, और इसके पीछे इसके आगे के लेकर किस तरीके से महायुति अब एक कॉमन मिनिमम जो एजेंडा बनाएगी उसका क्या रूपरेखा रहेगी, कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है, हालांकि उम्मीद कम है कि इसमें उसकी घोषणा सुनने को मिले कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक बात तय है, कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें संकेत जरूर मिल जाएंगे कि महाराष्ट्र को भविष्य
भविष्य में कौन जी, खेल जी, करेगा। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ मैं जुड़ चुके हैं। वर्षा में निशांत, हम आपके मौजूद पास आएंगे। जैसे ये पीसी शुरू होगी हम लौटेंगे। इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र में, इतनी बड़ी जीत जिसको हम कह रहे हैं कि कल्पना भी नहीं की थी, क्या वजह, क्या कारण आप देखते हैं बीजेपी की इतनी शानदार जीत के पीछे? नहीं, कल्पना नहीं की थी ये सत्य नहीं है, क्योंकि लोग जब देखते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। क्योंकि लोगों ने इस 5 साल में दोनों सरकारें देखी, एक उद्धव ठाकरे की और एक महायुति की। तो उद्धव ठाकरे के समय विकास ठप हुआ, विकास को रोका गया और केवल भ्रष्टाचार हुआ। और अभी जो सरकार है 2.5 साल में, इस सरकार ने विकास भी किया और जन कल्याणकारी योजनाओं को घोषित भी किया, अमल भी किया। तो ये फर्क है गवर्नेंस का। और दूसरा मुद्दा है कि मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, एक तरह से आस्था है, और मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं, तो विकास की राजनीति लोगों को भी पसंद है। तो ये मूल कारण है। प्रकाश जी, आपने 2 चीजें बोली, जन कल्याणकारी योजनाएं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की इमेज, लेकिन तीसरा एक है तो सेफ है नारा, तो ये बहुत ज्यादा क्लिक हुआ ना। तो क्या हम माने कि लाडकी योजना और योजनाएं एक तरफ रही, लेकिन इस बार का जो स्लोगन था वो जनता के बीच ज्यादा असरदार साबित हुआ? एक है तो सेफ है, ये कोई, मैं मानता नहीं कि ये कोई मजहबी नारा है। ये सभी एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, इतना ही है। और पूरा महाराष्ट्र एक रहेगा तो सेफ रहेगा। तो यही हुआ और लोगों ने सुना और लोगों ने एकजुट होकर वो वोट दिया और महायुति का पूरा बम्पर विजय हुआ और महाआघाड़ी का पूरा विनाश हुआ। क्योंकि उन्होंने पहले तो आप समझिए कि ये बीजेपी की तीसरी जीत है। 14 में भी हम जीते, सरकार बनाई, 19 में भी हमारे ही अलायंस को सरकार ने, यानी जनता ने चुनकर दिया। बीजेपी शिवसेना अलायंस में थे, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई। तो ये जो फर्क हुआ उसके कारण उसकी तो सजा दे रहे लोग कि आपने हमारे वोट, हमारे जनादेश के खिलाफ किया, खिलाफत की और जनादेश को धुतकार दिया, तो जनता भी उनका आपको धुतकार रही है। यही तो है इस चुनाव का मतलब। लेकिन प्रकाश जी, अब एक बात जो कार्यकर्ताओं को हम लगातार सुबह से सुन रहे हैं हमारे संवाददाताओं के साथ, सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनना चाहिए। ऐसा है, हर एक कार्यकर्ता की भावना होना वो कोई मुद्दा नहीं। एक तय है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तब भी बताएंगे तीनों लोग कि सब मिलके विचार विनिमय करके ही निर्णय होगा। और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो प्रधानमंत्री भी है, तो अध्यक्ष नड्डा जी के अध्यक्षता में होता है वो, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। प्रकाश जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था एक है तो सेफ है वाला, क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि एक नैरेटिव आया सामने, एक रिपोर्ट भी आई सामने कि वोट जिहाद, उसका बहुत नुकसान हुआ 14 से ज्यादा सीटों पर। इसीलिए ये नारा भी आया सामने, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अब नहीं, इसके साथ जोड़कर तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, एक सत्य है कि एक समाज एक तरफ से वोट दे रहा है और वो इतना भारी था, तो लेकिन वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। तो वो उन्होंने एक, यानी 6 विधानसभाओं का मिलकर एक लोकसभा होती है महाराष्ट्र में, तो 6 विधानसभा में 5 विधानसभा में महायुति के उम्मीदवार को लीड, लेकिन एक में इतना जबरदस्त लीड महाआघाड़ी को कि उससे वो जीत गए। तो ऐसे वोट मतदान से केंद्र है, तो लोगों ने संज्ञान लिया। प्रकाश जी, आप धुले की बात कर रहे हैं, धुले में जिस तरह से बीजेपी धुले में, हाँ धुले है, हाँ मुंबई में 2 चुनाव क्षेत्र है, बहुत जगह। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति, इतने समय से आप महाराष्ट्र की राजनीति में हैं,
ये जो फतवे इस बार चुनाव में आए, महाराष्ट्र में आखिरी समय में फतवे आए, कुछ बाकायदा उलेमा बोर्ड आ गया, उसने जो है 17 डिमांड रख दी कि, और उसके बाद तुरंत जो है कांग्रेस ने, एनसीपी ने वो 17 की 17 डिमांड मान ली। अजीब अजीब तरह की मांग थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनमें से कई मांगे ऐसी थी जो जिन्ना ने आजादी से पहले की थी। क्या इस सब का आपको लगता है कि इसका रिवर्स असर हुआ और इसके कारण जो है हिंदू वोट ध्रुवीकृत हुआ? नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझती, मजहब की दृष्टि से दुनिया को नहीं देखती, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी ने फतवा और इस तरह के डिमांड किए और उसको अगर कोई स्वीकार करता है तो लोग उसकी खिलाफत करेंगे ही। वो तो नेचुरल ना। जिन्ना वाली डिमांड आप कैसे चलेगी? जिन्ना वाली डिमांड कैसे चलेगी? प्रकाश जी, अंत में चलते चलते एक सवाल। आज सोशल मीडिया पर 2 नाम बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, एक संजय राउत, एक उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने एक ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा बैलेट से होना चाहिए दोबारा से री इलेक्शन। दूसरा उद्धव ठाकरे की क्या वो संन्यास लेंगे? उन्होंने कहा था इस बार नहीं जीते तो मैं तो संन्यास ले लूंगा। तो आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत अब जनता ने तय कर दी है? मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने एक तरह से घर में ही बैठे थे, तो वो कहाँ मंत्रालय में जाते थे? वो कहाँ मुख्यमंत्री आवास पे रहते थे? तो लोग मिल ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, वो जिस तरह से चुनाव में भी बड़ी देर से उनकी एंट्री हुई, उनकी सेहत को लेकर सवाल उठते रहे, और जाहिर सी बात है उनकी राजनीति को और उनके सलाहकार जो हैं जिनकी राजनीति पर वो चलते थे, उन दोनों को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। अब उद्धव ठाकरे को तय करने की वो क्या करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बीजेपी इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 130 सीटें, सोचिए महाराष्ट्र में अब तक का बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन, 130 सीटें। और अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस समय 18 सीटों पर अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र में। एक बार विकास के पास चल लेते हैं, लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ भी एक बिल्कुल इस वक्त एक सेंटर बन गया है जहां पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। जश्न का माहौल लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है। विकास, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, लखनऊ में भी विजय उत्सव मनाया जाएगा। 3:30 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के प्रदेश कार्यालय पे आएंगे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और सबसे बड़ी बात वो है कि वो 2 सीटें भी जीत ली हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और सबसे बड़ी बात अगर करते हैं, कुंदरकी में 1 लाख से ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है। इस समय रोक रहे हैं आपको सीधा देवेंद्र फडणवीस। जे लाखो कार्यकर्ते आहेत, या कार्यकर्त्यांचा विजय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, मी, अजितदादा, आमचे रामदास आठवलेजी, आमचे सगळे मित्रपक्ष, आमच्या एकजुटीचा हा विजय आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रचंड मोठा अशा प्रकारचा विजय आज मिळालेला आहे। या निमित्ताने मी निश्चितपणे आमच्या देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांचे देखील मनापासून आभार मानतो की ज्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरली। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी असतील, आमचे राजनाथ सिंगजी असतील, नितीन गडकरीजी असतील, सगळ्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आम्हाला या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं। आमचे प्रभारी असतील, या ठिकाणी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पियुषजी असतील, भूपेंद्रजी असतील, आमचे सगळे जेवढे या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करत होते त्या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की या विजयामध्ये हातभार लावलेला आहे। आणि निश्चितच महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत। याच्यापेक्षा जास्त आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही। अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की जो काही एक विषारी प्रचार सातत्याने झाला, त्या प्रचाराला महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या कृतीतून उत्तर दिलेलं आहे। आणि म्हणून अशा जनतेचा मी आभार मानतो, ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे त्यांचा मी आभार मानतो। आणि मी सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू। तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे। आज महाराष्ट्र की जनता ने
जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। तो महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है। तो देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने सबका नाम भी लिया और खासकर ये कहा कि एक जाति विशेष ने जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र अभी हमने प्रकाश जावड़ेकर जी से भी किया, उसके बारे में एकता का संदेश और ये एकता की विजय है। चलिए, मुझे और अशोक रीमा जाने से पहले एक चीज मैं सिर्फ बोल दूं, 1 दिसंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था, पिछले 5 साल पहले। और उस वक्त उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर अंत में अपने भाषण में एक शेर पढ़ा था। उन्होंने कहा था, मेरा उतरता पानी देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समुद्र हूं, मैं लौट कर वापस आऊंगा। और अब वो लौट कर वापस आ रहे हैं
और बड़े धूमधाम से आ रहे हैं, और मैं और रीमा भी लौट कर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम दोनों इजाजत ले रहे हैं। फिलहाल आरेंद्र और ऋतु आपके साथ रहेंगे, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।